अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम डॉक्टर अहमद बिलाल है और मुझे आज इनवाइट किया गया था। जो हमारा टॉपिक है कॉमन डिजीज़ ऑफ जीआईटी, उसके बारे में बात करने पे। तो सबसे पहले तो सॉरी, मैं अपने टाइम से थोड़ा सा लेट हो गया। कुछ टेक्निकल जो है फॉल्ट्स आ गए थे और लॉगिन नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। तो उसके लिए मैं पर्सनली आप सबसे अपोलोजाइज़ करता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले जो नोवाइस हेल्थ केयर सोसाइटी है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि ये हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, हेल्थ एजुकेशन के बारे में और डिफरेंट अलाइड हेल्थ साइंसेस की जो फील्ड्स हैं उनके बारे में यंग जनरेशन को और सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने के लिए, कैरियर गाइडेंस के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं इनको कंग्रेचुलेट कहता हूँ। बहुत अच्छा काम है। यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है सोसाइटी के अंदर। हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से जो ये काम कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इनको अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने मुझे मौका दिया। ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि इन लोगों ने मुझे भी मौका दिया कि मैं इनके प्लेटफॉर्म से एक टॉपिक जो है वो डिस्कस कर सकूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन डिजीज़ ऑफ जीआईटी, जिसका यानी जो हमारा जीआईटी बेसिकली एब्रीविएशन है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसे आप आम जुबान में निज़ामीन हज़ाम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की कॉमन डिजीज़ कौन कौन सी हैं। तो इसमें पहले थोड़ी सी मैं आपको सेशन की गाइडलाइंस देता चलूँ कि जो हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं 20 से 25 मिनट्स में अपना जो टॉपिक है वो वाइंड अप करूँ और उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे जो कि मैं एड्रेस करूँगा। तो इसलिए अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है किसी भी रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। तो कोशिश तो मेरी, लेकिन अगर मैं किसी क्वेश्चन को ना एड्रेस कर सकूँ तो उसके लिए मैं एडवांस जो है वो अपोलोजाइज़ करता हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो वो इस सोसाइटी के थ्रू मेरे तक रिटर्न भी क्वेश्चन भिजवाए जा सकते हैं, तो वो मैं बाद में भी उनके रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन कोशिश की जाएगी कि आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो दिए जा सकें। अच्छा, तो सबसे पहले कॉमन डिजीज़ ऑफ जीआईटी। जीआईटी इज़ द एब्रीविएशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। आप में से जो लोग मेडिकल स्टूडेंट नहीं हैं या भी मेडिकल फील्ड के बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में हैं, उनको थोड़ा सा जीआईटी का इंट्रोडक्शन करवा दें। जीआईटी बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है। हम जो फूड खाते हैं, उस जो भी हम चीज़ें खाते हैं, उन खाने की चीज़ों से न्यूट्रिशन को हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ जीआईटी। जीआईटी जो है ये स्टार्ट होता है माउथ से। सबसे पहले इसका पार्ट माउथ है, फिर उसके बाद फेरेंक्स है। फेरेंक्स ये जो हमारे गले के अंदर एक हिस्सा होता है, उसको फेरेंक्स कहते हैं। उसके बाद फिर ईसोफेगस है, जिसे खुराकी नाली कहा जाता है। उसके बाद स्टमक है, जिसको मैदा आम जुबान में कहा जाता है, उर्दू में कहा जाता है। उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी छोटी आंत। उसके फिर 3 हिस्से होते हैं, डोडेनम, जेजुनम और आइलियम। और उसके बाद फिर सीकम होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के फिर आगे 4 पार्ट्स होते हैं बड़ी आंत के, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिगमेंट कोलोन। और उसके बाद आखिर में रेक्टम होता है, जहाँ पे हमारा स्टूल या पखाना जो है वो स्टोर होता है। और उसके बाद एनल कैनाल है, जिसके थ्रू हम लोग स्टूल्स जो है वो पास करते हैं। तो ये एक जीआईटी है। इसके अलावा जीआईटी के साथ बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, जिनकी सिक्रीशंस होती हैं। इसके अलावा जो जीआईटी की वॉल होती है, उसके अंदर अपना एक नर्वस सिस्टम होता है, जिसको इंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं या गट ब्रेन भी कहते हैं। जो ये नर्वस सिस्टम है, ये जीआईटी के डिफरेंट मूवमेंट्स को, फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो ये जीआईटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब जीआईटी के फंक्शंस जो हैं वो भी मैं थोड़ा ब्रीफली आप लोगों को बता दूं। देखिए, हम जो फूड खाते हैं तो उस फूड के साथ सबसे पहले जो काम होता है वो होता है कि हमने उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना होता है। इसके दिस इज़ कॉल्ड डाइजेशन। मतलब हम, अब फॉर एग्जांपल आपने एक रोटी का इतना सा टुकड़ा अपने मुंह में डाला, तो सबसे पहले जो बॉडी ने उसको छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब तक वो उसको आप छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमारे जो एंजाइम्स हैं वो उस पर सही तरह एक्ट कर नहीं कर सकते, उसकी सही तरह एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। तो सबसे पहला काम, इस काम को हम आम जुबान डाइजेशन कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। डाइजेशन इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर प्रोडक्ट्स या लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर सिंपलर पार्टिकल्स। और डाइजेशन के बाद, डाइजेशन जो है ये माउथ में स्टार्ट हो जाती है।
सबसे पहले माउथ के अंदर हमारे स्लाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारी फूड में उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ईसोफेगस के बाद डाइजेशन का अगला जो प्रोसेस होता है वो स्टमक के अंदर होता है। स्टमक के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनकी इनिशियल डाइजेशन होती है और फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब ये सारे लार्जर पार्टिकल्स स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फॉर एग्जांपल जब आपने रोटी खाई है, रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टार्च होती है। अब वो स्टार्च जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुकी होती है या सुक्रोज में, ग्लूकोज में, इन चीज़ों में कन्वर्ट हो चुकी होती है। तो अब अगला जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो एब्जॉर्प्शन का है। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपने जो स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट किया है, प्रोटीन्स को आपने अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया है और जो फैट्स हैं उनको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर दिए, तो वो सारी की सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से और वो एब्जॉर्ब होकर स्मॉल इंटेस्टाइन से पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लिवर में चले जाती हैं, जहाँ से फर्दर उनकी जो है वो प्रोसेसिंग होती है, वो पूरी बॉडी के अंदर फिर हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी तक वो चीज़ें जो है वो पहुँचाई जाती हैं। तो ये दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तकरीबन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तमाम की तमाम एब्जॉर्प्शन हो जाती है। डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट चीज़ों की एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो आपकी आइलियम के लेवल पर हो चुकी होती है। जेजुनम आइलियम तक आपकी तकरीबन एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है। उसके बाद अगला जो प्रोसेस होता है वो होता है कि आपके जो फीसिस है, जो आपने जो स्टूल पास करना है, उसकी फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो फीसिस जो है वो उनकी फॉर्मेशन, स्टूल फॉर्मेशन शुरू होती है और वो फिर रेक्टम तक पहुंचते पहुंचते वो जो स्टूल है उसकी कंपोजिशन फाइनल हो चुकी होती है और रेक्टम से फिर एनल कैनाल के थ्रू वो स्टूल आप पास कर देते हैं। तो ये एक ब्रीफ सा था। बहरहाल इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, वो तो सारी बात है, जब जो भी आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा, लेकिन ये एक सिंपल सा ओवरव्यू था जो मैंने दे दिया। अब जो कॉमन डिजीज़ ऑफ जीआईटी हैं वो बिल्कुल अब हम स्टार्ट करेंगे माउथ से। मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहला पार्ट जो माउथ का है, तो माउथ के अंदर जो जीआईटी की डिजीज़ आमतौर पे जो माउथ की डिजीज़ हो सकती हैं, उनमें सबसे पहले जो सबसे कॉमन एक डिजीज़ है जो कि आप तकरीबन सबने ही की होगी, एक्सपीरियंस की होगी, वो ओरल अल्सर्स, कि हमारे माउथ के टंग के ऊपर या चीक्स के अंदर अल्सर्स बन जाते हैं। उन अल्सर्स बन जाने की वजह से हमें जो है वो खाने में डिफ़िकल्टी होती है या पेन होते हैं, जिन्हें आप ज़ुबान में छाले कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अल्सर्स होते हैं माउथ के अंदर, अल्सर्स बन जाते हैं माउथ की वॉल पे, टंग पे। दीज अल्सर्स ये मोस्टली इन्फेक्शियस होते हैं, इन्फेक्शंस की वजह से बनते हैं। द मोस्ट कॉमनली वायरल इन्फेक्शंस या फंगल इन्फेक्शंस की वजह से बनते हैं। फंगल में एक फंगल में यीस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, कैंडिडियासिस भी हो सकता है। तो बहरहाल जो फंगल या ओरल अल्सर्स हैं ये आमतौर पर हमारे माउथ के अंदर बन जाते हैं, पेनफुल होते हैं। वायरल में हर्पेस के अल्सर्स बन सकते हैं। तो खैर वजह जो भी है, जो ओरल अल्सर्स होते हैं नॉर्मली इन 90% ऑफ केसेस दे हील ऑन देयर ओन, ये खुद ब खुद जो है वो हील कर जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमारा ये जो हमारी टंग और हमारा जो ओरल कैविटी है, इसके अंदर इसकी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है। तो जिस जगह ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वहाँ पे आमतौर पे इम्यून मीडिएटर्स जो हैं, इम्यून सिस्टम का वहाँ पे इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए जो ओरल अल्सर्स हैं नॉर्मली विदाउट ट्रीटमेंट ये जो है खुद ब खुद ही रिकवर कर जाते हैं। लेकिन अगर किसी को ये ओरल अल्सर जो है वो फैलना शुरू हो जाए या उसका पेन इतनी ज़्यादा हो कि वो उसका ओरल इंटेक कम हो जाए, तो बहरहाल इसके लिए हम डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अल्सर हम एंटीवायरल भी दे सकते हैं, एंटी फंगल भी दिए जा सकते हैं, एंटी फंगल मेडिसिन भी दी जा सकती हैं। इसके अलावा लोकल एनेस्थेटिक ट्यूब्स होती हैं, जो ऑइंटमेंट्स होती हैं, जेल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने बहुत कॉमन नाम सुना होगा, सोमोजेल के नाम की एक ओरल जेल आती है। वो बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक होता है उसके अंदर। वो जब आप किसी भी ओरल अल्सर पे लगाते हो तो उसकी पेन थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, साथ में एंटीबायोटिक भी होती है उसके अंदर। खैर ये जो ओरल अल्सर्स हैं ये चूँकि माउथ सबसे पहला पोर्टल ऑफ एंट्री है, तो इसके अंदर ये ओरल अल्सर्स जो है वो एक कॉमन कंडीशन है जो आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी और आप लोगों ने बहुत सारों ने एक्सपीरियंस भी की होगी। उसके बाद अगला जो पार्ट आता है, चूँकि अगला बेसिकली तो पार्ट है फेरेंक्स का, और फेरेंक्स जो है इसके अंदर
बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, लेकिन चूँकि ये थ्रोट का ज़्यादा इशू है इसलिए हम फ़िलहाल इसको डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्ट जंप करेंगे ईसोफेगस पे। उसके बाद अगली जो चीज़ आती है वो ईसोफेगस है। ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे आम जुबान में खुराक की नाली कहा जाता है। ईसोफेगस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, इसका काम होता है पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। माउथ से लेकर स्टमक तक पैसेज ऑफ फूड जो है इसको ये ईसोफेगस का काम है। इसके अंदर ना कोई डाइजेशन होती है, ना कोई एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ना कोई एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। तो ईसोफेगस का एक ही काम है कि वो फूड को पैसेज करती है। तो इसलिए ईसोफेगस में मसला भी एक ही किस्म का आ सकता है कि अगर इसका एक जो काम है यानी पैसेज ऑफ फूड, उसमें कहीं कोई ब्लॉकेज आ जाए, तो ईसोफेगस जो है उसके अंदर किसी भी किस्म की वजह से अगर ब्लॉकेज आ जाती है तो पेशेंट जो है वो उसकी फूड सही तरह स्टमक तक नहीं पहुंचेगी, और जब वो स्टमक तक नहीं पहुंचेगी तो उसकी वजह से फिर उसे जो है वो डिस्फेजिया होगा। डिस्फेजिया कहते हैं डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग में, तो वो डिफ़िकल्टी इन ईटिंग उसे आएगी, और उसकी वजह से उसकी जो भी खुराक है जब वो स्टमक तक नहीं पहुंचेगी तो उसकी वजह से वो वॉमिट करेगा और बार बार उसके वॉमिट का रिफ्लेक्स आएगा। तो ईसोफेगस की ब्लॉकेज बहुत सारी वजहों से हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक कॉमन जो आप लोगों ने सुना होगा कि आमतौर पे कुछ लोग जो सुइसिडल इंटेंट के साथ कोई तेज़ाब पी लेते हैं या कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग अल्कली जो है वो अगर पी लेते हैं तो उसकी वजह से ईसोफेगस के अंदर जो है वो अल्सरेशन हो जाती है और ईसोफेगस के अंदर स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं। स्ट्रिक्चर्स ये कहते हैं कि ईसोफेगस की जो वॉल है उसके वो सिलेंड्रिकल शेप में होती है, तो वो ऐसे आपस में दरमियान में म्यूकोजा जो है वो आपस में कनेक्ट कर जाते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रिक्चर। तो ईसोफेगस के अंदर किसी भी वजह से ब्लॉकेज आ जाए, कॉमन वजह मैंने बता दी है। क्रॉसिव इंटेक है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आपने पी लिया, किसी ने सुइसाइडल इंटेंट से, या किसी कोई स्ट्रॉन्ग अल्कली पी ली है, या एक्सीडेंटली भी पिया गया है, तो वहाँ पे अल्सरेशन हो सकती है ईसोफेगस के अंदर, और उसके अंदर जो है वो स्ट्रिक्चर्स बन सकते हैं। तो एक ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ईसोफेगस के अंदर ब्लॉकेज की वजह ये हो सकती है कि ईसोफेगस के अंदर ट्यूमर हो सकता है कोई, खासतौर पे ईसोफेगस का जो लोअर एंड होता है उसका ट्यूमर बहुत ज़्यादा कॉमन है। ईसोफेजियल कार्सिनोमा जो ईसोफेगल कैंसर है ये बहुत कॉमन है। इसकी क्यों कॉमन है ये वजह इसके बाद जब हम स्टमक की डिजीजेज डिस्कस करेंगे तो तब मैं बताऊंगा। लेकिन बहरहाल ईसोफेगस में अगर कोई ट्यूमर है तो उसकी वजह से भी ईसोफेगस की ब्लॉक हो सकती है, और उस ब्लॉकेज की वजह से फूड आगे नहीं जाएगी। जब फूड आगे नहीं जाएगी तो एक तो पेशेंट मेल नरिश्ड हो जाएगा, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक हो जाएगा, जारी बात है पेशेंट की कोई फूड अंदर तक नहीं जा रही। दूसरा, पेशेंट को बार बार वॉमिटिंग आएगी, तो जो भी फूड वो लेगा वो फ़ौरन जो है रिफ्लेक्स के साथ बाहर आ जाएगी। तो ये ट्यूमर एक वजह हो सकती है। इसके अलावा जो ईसोफेगस का लोअर एंड होता है वहाँ एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर आप ये कह लें कि उस जगह पे लोकलाइज्ड मस्कुलर थिकनिंग होती है। वहाँ पे जो मसल्स होते हैं वो नॉर्मल ईसोफेगस की वॉल से थोड़े से ज़्यादा थिक होते हैं, और वो जो मसल्स होते हैं वो हर वक्त कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होते हैं। यानी ईसोफेगस का लोअर एंड जो है वो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है। इसकी रीज़न ये होती है कि हमारे स्टमक के अंदर एसिड होता है। अगर स्टमक जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तो अगर ईसोफेगस का लोअर एंड जो है वो क्लोज ना हो, ओपन हो, तो वो सारा का सारा एसिड जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। देख, नीचे स्टमक है, अगर वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ये ईसोफेगस का लोअर एंड खुला हुआ है तो वो एसिड सारा ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए वो जो लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर होता है उसकी एक टोन होती है, उसके अंदर टोन मेंटेन होती है। वो एक स्लाइड सी कॉन्ट्रैक्टेड फेज में होता है ताकि स्टमक जब कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो एसिड ऊपर ना आ सके। तो वो जो लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर होता है उसकी टोन अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो कुछ लोगों में कंजेनिटली ये डिफेक्ट होता है कि उनकी जो लोअर ईसोफेगस की टोन होती है वो बहुत ज़्यादा, लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर की टोन बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रैक्टेड स्टेट में होता है। मतलब फूड को बहुत ज़्यादा जो है वो पुश करके जो है वो ओपन होती है। दिस इज़ कॉल्ड एक्लेजिया कार्डिया। ठीक है, ये कंजेनिटल कंडीशन होती है, आमतौर पर बच्चों के अंदर जो है वो प्रेजेंट करती है ये, तो इसकी फिर सर्जिकल करेक्शन जो है वो करनी पड़ती है। इसके अंदर भी पेशेंट को वही मसला होगा। ईसोफेगस के अंदर कोई भी बीमारी, कोई किसी भी वजह से ब्लॉकेज है, चाहे ट्यूमर है, चाहे कोई स्ट्रक्चर है, चाहे एक्लेजिया कार्डिया, किसी भी वजह से अगर ईसोफेगस के अंदर कोई मसला है तो उसका एक ही साइन है और वो है डिस्फेजिया एंड वॉमिटिंग। डिस्फेजिया कहते हैं कि कोई भी चीज़ खाने में आपको मसला होगा, आप जब भी कोई चीज़ खाओगे तो वो चीज़ आपको खाने में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि आगे से ईसोफेगस ब्लॉक है तो आगे वो चीज़ नहीं जा रही, तो वो वापस की तरफ आएगी, रिफ्लक्स होगी, वॉमिट हो जाएगी। उसके बाद आगे आते हैं स्टमक की डिजीजेज।
जीआईटी के अंदर शायद सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ स्टमक की डिजीज़ है, इसलिए स्टमक की डिजीज़ जो हैं इन पे हम लोग ज़्यादा टाइम जो है वो लगाएंगे। और मुझे लगता है मेरी प्रिडिक्शन है कि आप लोगों के ज़्यादातर क्वेश्चन भी स्टमक से रिलेटेड होंगे। ईसोफेगस के बाद हमारी फूड सबसे पहले जिस जगह पे पहुंचती है वो स्टमक। ईसोफेगस के अंदर जो फूड है वो मैक्सिमम 10 to 15 30 सेकेंड्स स्टे करती है। मतलब आपने एक चीज़ खाई है और वो 2 3 5 10 सेकेंड्स के अंदर स्टमक में पहुंच गई है। ईसोफेगस के अंदर फूड ज़्यादा देर स्टे नहीं करती, इसलिए ईसोफेगस इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। लेकिन जब स्टमक में फूड चले जाती है तो स्टमक के अंदर फूड ने 2 घंटे स्टे करना है, ठीक है। नॉर्मली जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो जाती है स्टमक से, वो आमतौर पे 1 से 2 घंटे लेती है। तो 1 से 2 घंटे अब फूड ने स्टमक में स्टे करना है। अब स्टमक फूड पे 2 किस्म के काम करता है। एक तो वो फूड को स्टमक की जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, और उसकी वजह से फूड को चर्नअप करती है। फूड को जिस तरह हमारे दांत च्यू करते हैं, इस तरह स्टमक के अंदर फूड जो है वो अच्छी तरह मिक्स होती है और उसके कंट्रैक्शंस की वजह से चर्नअप होती है। दूसरा स्टमक ये काम करता है कि स्टमक एसिड रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो रिलीज करता है। जो हमारा स्टमक है उसके अंदर एसिड होता है, तो वो स्टमक एसिड रिलीज करता है। वो एसिड क्या काम करता है कि हमारी फूड के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी डाइजेशन के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसको पेप्सिन कहते हैं। वो पेप्सिन सिर्फ और सिर्फ एसिडिक पीएच पे काम करता है, तो स्टमक एसिड रिलीज करता है। उस एसिड के रिलीज होने की वजह से एक तो ये होता है कि बहुत सारी जो हमारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इस पीएच पे, पीएच बहुत लो होती है स्टमक की, 2-3 की रेंज में होती है, 2 to 3 की रेंज में होती है। इतनी लो पीएच पे आमतौर पे जो माइक्रोब्स होते हैं जो फूड के साथ हमारे अंदर जा रहे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सब के सब जो हैं वो डेड हो जाते हैं, क्योंकि इतनी लो पीएच पे वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। साथ में इसका दूसरा रोल होता है डाइजेस्टिव, कि ये जो एंजाइम होता है पेप्सिन, ये उसको एक्टिवेट करता है, और वो ये जो एसिड है जब वो इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है तो वो एंजाइम फिर जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं जो हम अपनी फूड में लेके जाते हैं उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो अब ये जो स्टमक एसिड रिलीज करता है, अब स्टमक की जो 2 बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारियां हैं जिन पे हम लोग बात करेंगे, जो आम तौर पर ख़ासतौर पे हमारे एशियन जो सब कॉन्टिनेंट है इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। वो 2 बीमारियां हैं, एक का नाम है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ और दूसरी का नाम है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। जीआईटी की बीमारियों में ये 2 बीमारियां सबसे ज़्यादा कॉमन है, और इन 2 पे मेरे ख्याल में हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। सबसे पहले जो बीमारी जिसका मैंने आपने नाम लिया वो है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। गैस्ट्रो कहते हैं स्टमक को, ईसोफेगस मतलब ईसोफेगस, रिफ्लक्स का मतलब होता है, एक होता है ना रिफ्लेक्स, एक होता है रिफ्लक्स, REFLUX। रिफ्लक्स का मतलब होता है किसी चीज़ का वापस आ जाना, ठीक है, रिफ्लक्स हो जाना, ठीक है। आपने पानी पिया और आपको वॉमिट आ गई, ये दिस इज कॉल्ड रिफ्लक्स, ठीक है। जिस जगह से आप चीज़ गई हुई वहाँ से वापस आना, इसको रिफ्लक्स कहते हैं। और D फॉर डिजीज, GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इस बीमारी के नाम के अंदर ही इसका मैकेनिज्म छुपा है। ये जो बीमारी है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये बेसिकली स्टमक से ज़्यादा ईसोफेगस की डिजीज इसे कहना चाहिए, लेकिन स्टमक की डिजीज़ के साथ इसलिए इसे डिस्कस करते हैं कि इसमें बेसिक पैथोलॉजी स्टमक एसिड की वजह से आ रही होती है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में ये होता है कि मैंने आपको बताया था कि जो ईसोफेगस का सबसे लोअर एंड है, जो स्टमक के अंदर एंटर होता है, जो स्टमक के साथ स्टमक के फर्स्ट पार्ट से होता है, उसको कहते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। लोअर मतलब नीचे वाला हिस्सा ईसोफेगस का, स्फिंक्टर मीन स्फिंक्टर बॉडी में जहां भी वर्ड स्फिंक्टर यूज होगा, स्फिंक्टर का मतलब होता है कि किसी जगह पर किसी जगह पर मसल्स जो हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा थिक हों, ठीक है। तो वो स्फिंक्टर्स का काम होता है हमारी डिफरेंट जगहों से दूसरी किसी एक जगह से एंट्री या एग्जिट को कंट्रोल करना। स्फिंक्टर का ये काम होता है। स्फिंक्टर इज लाइक अ गेट, ठीक है। जिस तरह हमारे घर का गेट है वो नॉर्मली बंद होता है, लेकिन जब कोई बंदा आता है तो गेट खोलता है। इसी तरह स्फिंक्टर्स भी बेसिकली ये जो लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर है, ये बेसिकली ईसोफेगस से स्टमक में जाने के लिए एक गेट है। जब फूड ऊपर से आती है, ये स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है, ओपन हो जाता है, और फूड जो है वो स्टमक के अंदर चले जाती है। दोबारा से ये स्फिंक्टर जो है वो बंद हो जाता है। अब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करता है, फूड को अच्छी तरह मिक्स करता है, चर्नअप करता है। इस सारे प्रोसेस के दौरान जो वो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो बंद रहता है, और वो बंद रहने का मकसद क्या है, ताकि जो एसिड है वो वापस ईसोफेगस में ना आ सके।
अब जिन पेशेंट को गर्ड होती है यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, उनके अंदर ये जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है ये थोड़ा सा लूज होता है, इसके मसल्स जो है वो थोड़े से वीक होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट का स्टमक जब वर्क कर रहा होता है, जब वो एसिड प्रोड्यूस करता है और वो स्टमक की मूवमेंट होती है, कंट्रैक्शन होती है, तो वो एसिड जो है वो थोड़ा सा ऊपर ईसोफेगस के अंदर भी आ जाता है। अब एसिड, मैंने आपको बताया एसिड बहुत लोअर पीएच है, इतनी लोअर पीएच पे, और इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं एसिड के अंदर, पेप्सिन मैंने भी आपको बताया। अब जो अल्लाह ताला ने नॉर्मली हम लोगों को जो स्टमक जो की वॉल होती है उसके ऊपर एक लेयर होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो कि हमारे, आपको पता है कि जो एसिड्स होते हैं ये जो इनकी पीएच बहुत लो होती है, अगर आप कोई एसिड अपने हाथ पे डालें तो आपके फ़ौरन यहाँ पे अल्सरेशन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एसिड, हमारे जो सेल्स हैं वो इतनी लो पीएच पे सर्वाइव नहीं करते, तो उसकी वजह से यहाँ पे अल्सरेशन हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने स्टमक के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बावजूद वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई हुई है। वो प्रोटेक्टिव लेयर क्या करती है कि हमारे जो एसिड है उसको स्टमक की वॉल को नुकसान नहीं पहुंचाने देती, वहाँ पे अल्सरेशन नहीं कॉज करने देती। वो प्रोटेक्टिव लेयर ने स्टमक को चारों तरफ से अंदर से घेरा होता है। लेकिन ईसोफेगस के अंदर ऐसी कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, तो इसलिए जब तक एसिड स्टमक के अंदर रहे तब तक तो वो ठीक है। लेकिन अगर वो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर लूज हो और वो एसिड स्टमक के अंदर आ जाए, तो सॉरी ईसोफेगस के अंदर आ जाए, तो वो ईसोफेगस के अंदर वाली साइड पर इरिटेशन करेगा, वहाँ पे अल्सरेशन कॉज कर देगा, वहाँ पे जो है वो इंजरी करेगा, ठीक है। दिस डिजीज इज कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, गर्ड भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसका जो सबसे कॉमन सिम्टम है, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है एक्सपीरियंस भी किया हो, सबसे कॉमन सिम्टम है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न का मतलब ये है कि पेशेंट के जो सेंट्रल चेस्ट है यहाँ पे उसे बर्निंग की सेंसेशन फील होती है। ख़ास तौर पे अगर वो कोई हैवी मील उसने लिया है, या कोई स्पाइसी फूड ली है, या कोई खट्टी चीज़ खाई है, या कोई भी एसिडिक फूड ली है, या चाय पी है, कॉफ़ी लिया है, या इवन कोई कुछ भी खाया है, तो उसके बाद उसे यहाँ पे जलन महसूस होगी, सीने में जलन महसूस होगी। दिस इज कॉल्ड हार्ट बर्न। इस सिम्टम को हार्ट बर्न कहते हैं। ये गर्ड का क्लासिकल साइन है। ये गर्ड क्यों होती है, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमारे स्टमक के अंदर एसिड के लिए प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद है, लेकिन वो स्टमक का एसिड जब ईसोफेगस के अंदर आता है, तो ईसोफेगस के अंदर तो कोई प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद नहीं है, तो ईसोफेगस के अंदर आके वो एसिड जब ईसोफेगस की वॉल्स को इरिटेट करेगा, तो उसकी वजह से हार्ट बर्न प्रोड्यूस होगी। ये जो हार्ट बर्न है, जिसे हम जलन कहते हैं कि सीने में जलन हो रही है, ये टिपिकल एक सिम्टम है गर्ड का, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का। अब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जो है, इसकी कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन तो ये है कि जब एसिड स्टमक से ऊपर आता है ईसोफेगस के अंदर, तो वो ईसोफेगस की वॉल को इरिटेट करता है। तो जब ईसोफेगस की वॉल इरिटेट होगी, पेशेंट के यहाँ पे हार्ट बर्न होगा, पेशेंट को खाने के साथ जलन महसूस होगी, तो पेशेंट का इनटेक थोड़ा कम हो जाएगा, पेशेंट खाना थोड़ा, मतलब उसकी वजह से उसको खाने में मसला होगा। जब भी खाना खाएगा वो कहेगा मुझे जलन होती है, तो पेशेंट के इनटेक थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि एसिड के बार बार ईसोफेगस में आने की वजह से ईसोफेगस का जो लोअर एंड है वहाँ पे बार बार इंजरीज होंगी, और उस इंजरीज होने की वजह से वहाँ पे अल्सरेशंस होंगी। उन अल्सरेशंस की वजह से बार बार जब किसी भी जगह पे हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी बार बार अगर इंजरी हो रही है और रिकवर हो रही है, इंजरी हो रही है, रिकवर हो रही है, तो उसकी वजह से वहाँ पर कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारे जीआईटी के अंदर जो 2 कैंसर सबसे कॉमन है, उनमें से जो सेकंड मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा है वो ये लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस का कैंसर है। कि एसिड अगर पेशेंट के बार बार ईसोफेगस के अंदर आ रहा है और ईसोफेगस के अंदर वाली साइड को बार बार इरिटेट कर रहा है, तो नॉर्मली वहाँ के जो नॉर्मल सेल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होकर कैंसरस सेल्स में चेंज हो जाएंगे। तो इसकी वजह से पेशेंट को ईसोफेजियल कार्सिनोमा हो सकता है। ये जारी बात है 1-2 सालों में नहीं काम होता, ये इसके लिए प्रोलॉन्ग्ड अगर पेशेंट को गर्ड चले 5 साल 10 साल, तो फिर बार और वो उसका ट्रीटमेंट ना ले तो उसकी वजह से होता है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। अल्सरेशन हो सकती है, बाज़-औक़ात पेशेंट के ईसोफेजियल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो सकती है। तो ये गर्ड है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसका क्लासिकल साइन मैंने आपको बता दिया है कि वो होता है हार्ट बर्न, यानी पेशेंट के जलन होना। पेशेंट कहता है मेरे सीने में जलन है। हार्ट बर्न इसलिए कहते हैं कि पेशेंट को ऐसे लगता है जैसे उसके दिल में जो है वो दिल जल रहा है, ठीक है, तो इसलिए इस सिम्टम का नाम हार्ट बर्न कर दिया। हार्ट अटैक के सिम्टम भी चूंकि आमतौर पर इस जगह पे ही आते हैं, तो इसलिए बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। बहुत सारे लोग समझते हैं ये हार्ट की है, लेकिन ये स्टमक की पेन होती है।
और बहुत सारे लोग स्टमक की पेन समझते हैं और वो हार्ट की पेन होती है। तो इसलिए जब भी आपको कभी हार्ट बर्न फील हो तो आपको एक दफ़ा डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। तो खैर ये तो थी GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। बहुत कॉमन डिजीज़ है हमारे ख़ास तौर पे जहाँ पे स्पाइसी फूड्स खाई जाती हैं, और ख़ास तौर पे हमारे चूँकि जब हम स्पाइसी फूड्स खाते हैं तो पानी ज़्यादा पीते हैं। जब पानी ज़्यादा पीते हैं तो हमारा मील थोड़ा हैवी हो जाता है, तो स्टमक जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड हो जाता है। तो जब स्टमक बहुत ज़्यादा फिल हो जाता है तो इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये वापस रिफ्लक्स जो है वो हो सकता है। ठीक है, अगर आपने स्टमक को पूरा नहीं भरा, उसको हाफ भरा है, नीचे ही है, तो वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करता भी है तो एसिड ऊपर आएगा लेकिन वो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर तक नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन अगर आपने बहुत ही पेट भर के खाना खाया, आपका स्टमक बिल्कुल फिल है, और तब अगर थोड़ा सा भी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फौरन एसिड जो है वो ऊपर इसोफेगस में आ जाएगा। तो ये GERD है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अब इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस हम कौन कौन सी करवाते हैं? आमतौर पे तो GERD जो है वो हम क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम से डायग्नोज करते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट है जिसको GERD में है और उसको साथ में एनीमिया डेवलप हो गया, एनीमिया कहते हैं अगर उसके अंदर ब्लड की कमी वाक़या हो गई है, तो हम फ़ौरन उसकी एंडोस्कोपी करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने जब भी किसी पेशेंट को GERD है और काफ़ी लंबे अरसे से चल रही है, तो हमने सबसे पहले उसके कैंसर को बहुत रूल आउट ज़रूर करना है कि खुदा ना खासा उसे लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर है उसका लोअर इसोफेजियल पार्ट है वहाँ पे कैंसर तो डेवलप नहीं हो गया। तो इसलिए अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसमें एनीमिया भी साथ में है या उसको वेट लॉस की हिस्ट्री है, एनीमिया और वेट लॉस ये दोनों चूँकि कैंसर के साइंस हैं तो नॉन स्पेसिफिक साइंस हैं, तो इसलिए हम लोग कोई पेशेंट अगर GERD के साथ और साथ में एनीमिया या वेट लॉस के साथ प्रेजेंट करता है या उसकी एज ज़्यादा है, तो हम फ़ौरन उसकी एंडोस्कोपी प्लान करते हैं। एंडोस्कोपी क्या होती है कि आप एक कैमरा पेशेंट के मुंह के थ्रू डालते हैं, उसकी इसोफेगस से होते हुए उसके स्टमक के अंदर डालते हैं, और उस पार्ट को हम एक तो विजुलाइज करते हैं, खुद देखते हैं कि कोई अल्सरेशन वगैरह हुई हैं क्या। साथ में हम क्या करते हैं कि जो लोअर इसोफेगल पार्ट होता है उसी कैमरे से एक प्रोब डालते हैं, एक प्रोब के जरिए एंडोस्कोप के जरिए वो जो प्रोब डालते हैं और उस प्रोब से हम एक बायोप्सी ले लेते हैं। जो लोअर इसोफेगल पार्ट होता है वहाँ से एक छोटा सा टिश्यू का टुकड़ा उठाते हैं और फिर हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि ये कैंसर में कन्वर्ट तो नहीं हो गया। ठीक है, तो ये एक टेस्ट है जो हम इसमें करवा सकते हैं। बाकी इसकी जो ट्रीटमेंट है बहुत सिंपल है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो एसिड की प्रोडक्शन को कम करती हैं। तो GERD के अंदर पहला ट्रीटमेंट तो होता है कि हम पेशेंट को ऐसी मेडिसिन देते हैं जो एसिड की प्रोडक्शन को कम करें, क्योंकि इसमें बेसिक मसला एसिड की प्रोडक्शन की वजह से आ रहा है। अगर एसिड की प्रोडक्शन हम कम कर देंगे तो पेशेंट की वो इसोफेजियल में जो इंजरी हो रही है उसके चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो मेडिसिन यूज़ होती हैं GERD के अंदर उनमें है PPI, जिन्हें हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं। ये बेसिकली एसिड की प्रोडक्शन को कम करती हैं। एसिड प्रोडक्शन को कम करने वाली दवाइयाँ दो किस्म की हैं, एक को हम PPI कहते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, और दूसरी होती हैं H2 ब्लॉकर्स जो हिस्टामीन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। ये अब डिटेल में मैं नहीं चाहूँगा फार्माकोलॉजी की। बहरहाल इन दोनों का मकसद एक ही है कि एसिड की प्रोडक्शन को कम करना। दूसरी जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं GERD के अंदर उन्हें हम कहते हैं प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो हमारे इंटेस्टाइन की और स्टमक की जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उनको प्रमोट करती हैं। ठीक है, उन जितनी ज़्यादा मूवमेंट्स होंगी उतनी ज़्यादा फूड पीछे के आने की बजाय आगे की तरफ जाएगी। दीज आर कॉल्ड प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। तो हम साथ में ये भी पेशेंट को देखे हैं ताकि पेशेंट के स्टमक में ज़्यादा देर फूड स्टे ही ना करे। जितनी जल्दी फूड आगे जाएगी उतना ज़्यादा जल्दी स्टमक खाली होगा और उतने कम जो है वो सिम्टम्स आएंगे। तो ये ड्रग्स हम आमतौर पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती हैं जिन्हें हम एंटासिड्स कहते हैं। एंटासिड्स वो हैं जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती हैं। ठीक है, तो उनमें एक एल्जीनेट एक सब्सटेंस होता है जो हमारी इसोफेगस के अंदर एक लेयर बना लेता है ताकि वहाँ पे एसिड जो है वो अफेक्ट ना कर सके। तो ये सिरप्स की फॉर्म में होते हैं एंटासिड्स वगैरह, ये भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये 3 कॉमनली ट्रीटमेंट्स यूज़ होते हैं। लेकिन इन ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पेशेंट को हम कहते हैं वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। GERD जो है उसका पेशेंट खाली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी ठीक हो सकता है, अगर मेडिसिन के बगैर भी ठीक हो सकता है। तो वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या है कि सबसे पहले तो हम पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये बताते हैं कि आपने हैवी मील नहीं लेना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया अगर आपने स्टमक को पूरा ऊपर तक फिल कर लिया तो वो थोड़ा सा भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एसिड ऊपर आ जाए। लेकिन अगर आपने स्टमक को फिल ही हाफ किया तो वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा भी तो उसके पास बहुत स्पेस होगी ऊपर जाने को, मतलब वो इसोफेगस में जाने से पहले स्टमक के अंदर ही रहेगा। तो पहले तो हम पेशेंट को कहते हैं अवॉइड हैवी मील। हैवी मील नहीं लेना, एक टाइम पे थोड़ा खाएं, बेशक दिन में 5 दफ़ा खा लें लेकिन थोड़ा 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 करके खाएं।
ठीक है। दूसरा चीज़ हम पेशेंट को ये कहते हैं कि स्पाइसी और एसिडिक फूड्स ना खाएं। जितनी ज़्यादा वो एसिडिक फूड खाएगा उतना ज़्यादा, सारी बात है, एसिडिटी स्टमक के अंदर ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा एसिड वहाँ पे पीएच लो होगी, और जितनी पीएच लो होगी ईसोफेगस के अंदर इंजरी उतनी ज़्यादा होगी। तीसरी चीज़ हम ये कहते हैं कि पेशेंट को कहते हैं कि खाने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं, क्योंकि उसका लो ईसोफेगल स्फिंक्टर अगर लूज है और वो खाने के फ़ौरन बाद लेटेगा तो एसिड जो है वो सारा का सारा ऊपर ईसोफेगस की तरफ आ जाएगा। तो इसलिए हम पेशेंट को कहते हैं कि लेटने में और खाने में कम से कम 3 घंटे का फ़र्क रखे। यानी अगर पेशेंट 11 बजे सोता है तो हम उसे कहेंगे कि भाई तुम 8 बजे खाना खाया करो और 3 घंटे का डिफरेंस रखा करो। और अगर सोना भी है तो थोड़ा मोटा पिलो इस्तेमाल किया करो तुम्हारा, ताकि तुम्हारा हेड ऊपर की तरफ हो और स्टमक नीचे की तरफ हो, ताकि स्टमक से एसिड वापस ना आ सके। तो ये 3 है। बाकी इसके अलावा ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा रोल है गट के अंदर। पेशेंट को हम, क्योंकि जब आपके पेट पे बहुत ज़्यादा फैट जमा है और वो फैट आपके स्टमक को हर टाइम प्रेस करके रख रही है, तो उसके प्रेशर की वजह से भी एसिड ऊपर की तरफ आ सकता है। तो हम पेशेंट को वेट लूज़ करने का कहते हैं कि अपना वेट लूज़ करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, स्पाइसी फूड्स और एसिडिक फूड से जो है वो परहेज़ करें, और ये सारी जो है वो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताते हैं, और खाने में और लेटने में फ़र्क रखें। बहुत कॉमन डिजीज़ इसलिए इस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है। इससे अगली जो डिजीज़ स्टमक में की मैं बताने लगा हूँ वो भी बहुत कॉमन है, इसलिए उस पर भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे जल्दी फाइंड आउट कर दें। अगली जो डिजीज़ है जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ ये कहते हैं कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि स्टमक के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि स्टमक की वॉल को एसिड के हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है। वो प्रोटेक्टिव लेयर अगर किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए तो वहाँ पे स्टमक के अंदर छोटे छोटे अल्सर्स बन जाते हैं। इसको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ इज बेसिकली सिंपल फॉर्मेशन ऑफ अल्सर इनसाइड द स्टमक और इनसाइड द ड्यूडेनम। जरूरी नहीं अल्सरेशन से स्टमक के अंदर हो, अल्सरेशन जो है स्टमक का जो अगला पार्ट होता है ड्यूडेनम, क्योंकि स्टमक ने जब अपनी वो सारी एसिडिक फूड को अच्छी तरह एसिडिक कर देना है और वो काइम बना देना है, उस काइम ने नेक्स्ट जिस पार्ट में जाना है वो ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के अंदर फौरन हमारे जो पेंक्रियाज है वहाँ से अल्कलीज आती हैं और वो अल्कलीज आके इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। लेकिन उस पेंक्रियाज से अल्कली सॉल्यूशन आने तक थोड़ा सा टाइम होता है उस एसिडिक फूड के पास, और अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो तो वो एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, पीएच बहुत कम है, स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस थोड़े से टाइम के अंदर वो ड्यूडेनम के अंदर भी अल्सरेशन कॉज कर सकता है। तो अगला जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है इसमें बेसिकली अल्सर्स बन जाते हैं या स्टमक के अंदर या फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर। तो जो स्टमक के अंदर अल्सर बनते हैं या ड्यूडेनम के अंदर अल्सर बनते हैं, इस डिजीज़ को हम कॉमनली पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कहते हैं, और इन अल्सर्स को पेप्टिक अल्सर्स कहते हैं। अब ये पेप्टिक अल्सर्स 2 टाइप के हैं, एक है गैस्ट्रिक अल्सर्स। गैस्ट्रिक अल्सर्स वो अल्सर्स हैं जो स्टमक के अंदर बनते हैं, और दूसरे हैं ड्यूडेनल अल्सर, वो अल्सर जो ड्यूडेनम के अंदर बनते हैं। अब मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रिक अल्सर जो है स्टमक में तो होता ही एसिड है, वहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती कि एसिड कितना ज़्यादा है। वहाँ पे अल्सर सिर्फ तभी बनेगा अगर वो जो स्टमक के अंदर की प्रोटेक्टिव लेयर है वो डैमेज हो जाए कहीं से। तो गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो इस वजह से बनते हैं कि स्टमक के अंदर किसी जगह से प्रोटेक्टिव लेयर अगर डैमेज हो गई है तो वहाँ पे अल्सर बन जाता है, स्टमक एसिड इंजरी कर देता है और उसकी वजह से वहाँ पे अल्सर बन जाता है। ड्यूडेनम के अंदर अल्सर जो है वो किस लिए बनता है, वो इसलिए बनता है कि अगर स्टमक इतना ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर रहा है कि जो फूड है उसकी पीएच बहुत ज़्यादा लो हो जाए, तो जो पेंक्रियाज से अल्कली आती है उसको न्यूट्रलाइज करने में, उस पीएच को न्यूट्रलाइज करने में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि ड्यूडेनम के अंदर अल्सर्स बन जाएंगे। तो स्टमक अगर एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो इसकी वजह से ड्यूडेनम के अंदर अल्सर्स बन सकते हैं। तो ये 2 वजह होती हैं। खैर वजहों से ज़्यादा अब अगली जो चीज़ है वो सिम्टम्स है। पेशेंट जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के सिम्टम्स हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। पेशेंट सिंपल आपके पास डिस्पेप्सिया के साथ भी आ सकता है। डिस्पेप्सिया जिसे आम जुबान में बदहजमी कहा जाता है। पेशेंट कहता है कि मैं कुछ खाता हूँ और उसके बाद मुझे भारीपन महसूस होता है, जैसे लगता है जैसे स्टमक डिस्टेंड हुआ हुआ है और जैसे डकार आते रहते हैं, मुझे खट्टे डकार आते रहते हैं। या पेशेंट कहता है कि मुझे जो है ना वो बर्पिंग होती है, या पेशेंट कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि जी सही तरह जो है ना वो मैदा फूल गया मेरा। ये मुख्तलिफ पेशेंट हर अपने बताने के तरीके होते हैं, तो ये मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए पेशेंट बता सकते हैं। एक जो टिपिकल साइन आता है पेशेंट के अंदर जिसकी वजह से जिससे हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, वो खाने के बाद पेट में दर्द होना।
कुछ पेशेंट्स ये कहते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने के बाद हमें यहाँ पे पेन, ये जो स्टमक का एरिया होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, यहाँ पे पेन फील होना शुरू हो जाती है या पेन ज़्यादा हो जाती है। दिस इज़ अ टिपिकल साइन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, कि किसी पेशेंट ने खाना खाया है और खाना खाने के बाद उसके यहाँ पेट में पेन जो है वो स्टमक के अंदर पेन ज़्यादा हो गई है। दिस इज़ अ टिपिकल साइन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। अगर कोई पेशेंट इस साइन के पास आपके पास आ रहा है तो आप समझ जाएं कि पेशेंट को अल्सर है, और अल्सर किस जगह पे है? स्टमक के अंदर है। दूसरा साइन जिसके साथ पेशेंट आ सकता है वो पेशेंट को चाहते होते हैं, वो कहते हैं कि हमें नॉर्मली यहाँ पे दर्द रहती है, लेकिन जब हम कुछ खाना खाते हैं तो वो दर्द थोड़ी कम हो जाती है। दिस इज अ टिपिकल साइन ऑफ ड्यूडेनल अल्सर। तो एपिगैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन, ये पेप्टिक अल्सर डिजीज का साइन है। लेकिन अगर वो पेन खाने के साथ ज्यादा हो रही है तो अल्सर इज इन द स्टमक, और अगर खाने की वजह से वो पेन कम हो जाती है तो वो इट्स अ ड्यूडेनल अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज दोनों में, चाहे गैस्ट्रिक अल्सर हो चाहे ड्यूडेनल अल्सर हो, पेन दोनों में होती है। एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेशेंट के पेन रहती है, डल सी पेन रहती है। तो ये है पेप्टिक अल्सर डिजीज के कॉमन साइंस हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंस के साथ लोग करते हैं। लोग की भूख कहते हैं हमें कम लगना शुरू हो गई है, दिल नहीं करता कुछ खाने को। खासतौर पे जो गैस्ट्रिक अल्सर्स के पेशेंट होते हैं वो जब क्योंकि खाते हैं तो उनको दर्द होती है तो उनकी इंटेक कम हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो नोजिया फील कर सकते हैं, हर वक्त कहते हैं कि हर वक्त दिल खराब होता है, कुछ भी खाते हैं ज़्यादा खा लें खासतौर पर फ़ौरन ऐसा लगता है उल्टी आने को। तो ये डिफरेंट साइंस हो सकते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के। अब पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के ट्रीटमेंट पे जाने से पहले पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की एक बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन होती है एक बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे जो अल्सर्स होते हैं, इस जो बैक्टीरिया होता है इसकी जो सबसे क्लासिकल इसकी एक क्वालिटी है। नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि हमारे स्टमक की पीएच इतनी लो होती है कि वहाँ पे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकती, लेकिन ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई है इसके अंदर एक ख़ास जो है वो एक क्वालिटी होती है कि ये अपने आप को, ये जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं इनके अंदर छुपा लेता है, और इसकी वजह से ये बहुत कम पीएच पे भी सर्वाइव कर लेता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, ये आमतौर पर अल्सर्स के अंदर ज़रूर पाया जाता है। इस ऑर्गेनिज्म का मसला ये है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसकी डायरेक्ट एसोसिएशन स्टमक के कैंसर के साथ है। यानी वो अल्सर्स जिनके अंदर हेलिकोबैक्टर पाइलोराई मौजूद हो तो उन पेशेंट्स के अंदर स्टमक का कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जब भी किसी पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर डायग्नोज होता है या पेप्टिक अल्सर डिजीज़ डायग्नोज होती है तो हमारा सबसे पहला कंसर्न तो ये होता है कि पेशेंट को सिम्टम को रिलीव किया जाए। लेकिन दूसरा कंसर्न हमारा ये भी होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम हेलिकोबैक्टर पाइलोराई है इसको भी ख़त्म किया जाए, ताकि एक तो पेशेंट का अल्सर हील कर जाए, दूसरा इस ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने से वहाँ पे जो कैंसर होने के चांसेस हैं उनको कम किया जा सके। तो अब पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का अगेन डायग्नोसिस मैंने आपको बता दिया। नॉर्मली तो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में पेन है, एपिगैस्ट्रिक पेन खाने से ज़्यादा भी हो सकती है, खाने से कम भी हो सकती है। तो एपिगैस्ट्रिक पेन इज़ अ क्लासिकल साइन ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़। इसके अलावा डिस्पेप्सिया पेशेंट को हो सकता है, नोजिया हो सकता है। ये सारी चीज़ें नॉर्मली पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का साइन सिम्टम्स ही होती हैं। टेस्ट हम कौन सा करवाते हैं? अब मैंने आपको पहले बताया कि खाली अल्सर जो है वो इतना उसके डायग्नोसिस तो क्लिनिकल भी हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि हम देखें इस अल्सर के अंदर कहीं हेलिकोबैक्टर पाइलोराई तो कॉलोनाइज नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो उससे अपनी कॉलोनीज बनाई हैं तो हमें अल्सर को ट्रीटमेंट करने के साथ साथ हमें उसको का ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, उसको भी इरेडिकेट करना पड़ेगा। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई को डायग्नोज करने के लिए डिफरेंट टेस्ट यूज़ होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो 2 कॉमन टेस्ट हैं वो ब्लड एंटीजन टेस्ट है और स्टूल एंटीजन टेस्ट है, कि हम पेशेंट के ब्लड के थ्रू या उसके जो स्टूल का सैंपल लेके उसमें हम देखते हैं कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो है उसकी जो एंटीजन, वो एक एंटीजन प्रोड्यूस करता है, वो एंटीजन्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। अगर वो एंटीजन्स प्रेजेंट हो तो पेशेंट को फिर हमें हेलिकोबैक्टर पाइलोराई की इरेडिकेशन के लिए एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं, ट्रीटमेंट देना पड़ता है। लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है स्टमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए और हेलिकोबैक्टर पाइलोराई को डायग्नोस करने के लिए, वो एंडोस्कोपी है। अगेन वही पेशेंट के मुंह के थ्रू कैमरा डालते हैं और उस कैमरे के थ्रू जो है वो स्टमक के अंदर जाते हैं। एक तो विजिबली भी आपको अल्सर बना नज़र आ जाएगा, पेशेंट वो डॉक्टर कमेंट कर देंगे कि ये जो है वो एक विजिबल अल्सर बना नज़र आ गया। और फिर हम क्या करते हैं कि उस अल्सर की वॉल का थोड़ा सा टिश्यू लेते हैं और उस टिश्यू को फिर हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है उसमें उसके कल्चर के थ्रू हम जो है उसमें
और डिफरेंट केमिकल टेस्ट्स के ज़रिए हम उसमें देखते हैं कि उसमें H. पाइलोराई जो है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई प्रेजेंट है या नहीं। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसके ज़रिए हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का डायग्नोसिस बनाते हैं। अब जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है इसका जो ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट में देखें सबसे पहला जो गोल होता है वो होता है इरेडिकेशन ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। सबसे पहले हमने वो जो बैक्टीरिया उन अल्सर्स के अंदर रह रहा है उसको मारना है। तो उसके लिए हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं और बड़ी हैवी एंटीबायोटिक्स देते हैं। उस जो एंटीबायोटिक की रजीम है उसको हम ट्रिपल रजीम कहते हैं। ट्रिपल रजीम इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर हम 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन देते हैं। एक ड्रग जो है वो आमतौर पर एमॉक्सिसिलिन होती है या क्लेरिथ्रोमाइसिन होती है। दूसरी जो ड्रग होती है वो आमतौर पर फ्लैजल या मेट्रोनिडाजोल होती है। और तीसरी जो ड्रग होती है वो पीपीआई यानी जो एसिड की प्रोडक्शन को कम करने वाली दवाइयाँ हैं, ओमेप्राजोल वगैरह वो होती हैं। तो ये 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन पेशेंट को देना पड़ता है। पहले 14 डेज़ के लिए देते हैं। 14 डेज से ना ठीक हो तो 28 डेज़ तक भी दिया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली 14 डेज़ में वो जो ऑर्गेनिज्म है वो वो मतलब इरेडिकेट हो जाता है। तो सबसे पहले हमने हेलिकोबैक्टर पाइलोराई को इरेडिकेट करना होता है। उसके बाद हम पेशेंट की जो है वो सिम्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए वही मेडिसिन जो हम गर्ड में देते हैं वही इसमें भी देते हैं। उनमें पहली ड्रग मैंने आपको बताई थी वो होती हैं जो एसिड की प्रोडक्शन को कम करती हैं। दूसरी ड्रग्स वो होती हैं जिनको हम प्रोकाइनेटिक ड्रग्स कहते हैं। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो स्टमक के अंदर ज़्यादा देर फूड को रुकने नहीं देती, फ़ौरन आगे भेज देती हैं। तो ये दोनों ड्रग्स जो हैं ये। इसके अलावा जो तीसरी ड्रग है जो एंटासिड्स मैंने आपको बताया था, एंटासिड्स वो ड्रग्स होती हैं कि जो स्टमक के एसिड की प्रोडक्शन को कम नहीं करती बल्कि स्टमक की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उस प्रोटेक्टिव लेयर को मज़ीद जो स्ट्रेंथन करती हैं। तो ये 3 किस्म की ड्रग्स हम आमतौर पर पेशेंट को लंबे अरसे के लिए देते हैं। 14 दिन के लिए हमने उसे वो ट्रिपल रजीम पे एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं और उसके बाद फिर कुछ अरसे के लिए उसे ये तीनों ये जो एंटासिड्स हैं, प्रोकाइनेटिक्स ड्रग्स हैं और जो एसिड की प्रोडक्शन को कम करने वाले ड्रग्स हैं, ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी फिर हम आगे प्रोलॉन्ग जो है वो देते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। इसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में अगेन एक मॉडिफिकेशन तो वही है कि पेशेंट को हम कहते हैं कि आप जो है वो अपना फूड इनटेक कम करें, अपने मील्स जो है उसके थोड़ा कम करें, इससे पेशेंट के सिम्टम इम्प्रूव होते हैं। देखें जितना ज़्यादा पेशेंट खाना खाएगा उतना ज़्यादा स्टमक एसिड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि स्टमक को जितनी फूड मिलेगी तो उतना ज़्यादा उसने रिस्पॉन्स में एसिड प्रोड्यूस करना है। जितना ज़्यादा वो एसिड प्रोड्यूस करेगा उतने ज़्यादा ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के सिम्टम्स आएंगे। तो इसलिए पेशेंट को पहले तो हम कहते हैं कि भाई स्मॉल मील्स लें, फ्रीक्वेंट लें लेकिन स्मॉल लें, बहुत हैवी मील्स ना लें। फिर दूसरा हम पेशेंट को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हाईली प्रोटीन डाइट ना ली जाए। हाई प्रोटीन डाइट होती है कि पेशेंट जो बीफ, मटन, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं और या फिर ये जो बहुत ज़्यादा हाई फैटी फूड्स होती हैं, ये सारी चीज़ें भी कम करें। ये भी एसिड की प्रोडक्शन को ज़्यादा करती हैं। इसके लिए भी कहा जाता है पेशेंट को कि ये भी थोड़ा कम करें। तो बाकी एक्सरसाइज है, ओबेसिटी है, इन सब का भी रोल है। वेट लूज़ करने का भी कहा जाता है और इसके अलावा एक्सरसाइज का कहा जाता है वॉक किया करें। पेशेंट जितना वॉक करता है उतना ज़्यादा उसकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का टाइम जो है वो कम हो जाता है, मतलब जल्दी फूड जो है वो आगे चले जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी हम करते हैं। लेकिन अल्टीमेट ट्रीटमेंट मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई की रेडिकेशन है और बाकी सिम्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए वो एसिड की प्रोडक्शन को कम करने वाली दवाइयाँ, एंटासिड्स और प्रोकाइनेटिक्स ये देते हैं। तो अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशन एक तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बता दी, ये जो अल्सरेशंस हैं इनकी वजह से पेशेंट को कैंसर हो सकता है, पेशेंट गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो सकता है। तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा भी कॉमन है, बहुत ज़्यादा इतना कॉमन नहीं है जितना इसोफेजियल कार्सिनोमा है, लेकिन बहरहाल काफ़ी कॉमन है। तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और इसके अलावा पेशेंट के जो है वो एक और बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन गैस्ट्रिक अल्सर की है, वो है अल्सर का रप्चर हो जाना। बाज़-औक़ात अल्सर्स डीप होते होते इतने ज़्यादा डीप हो जाते हैं कि वो स्टमक की वॉल को परफोरेट कर देते हैं, स्टमक की वॉल में सुराख हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड अल्सर परफोरेशन। अब जब नॉर्मली पेशेंट फूड खाता है, जब अल्सर परफोरेट होगा तो वो फूड पार्टिकल सारे के सारे अल्सर वाली वो परफोरेशन से निकल के हमारी पेरिटोनियल कैविटी में चले जाएंगे। जब पेरिटोनियल कैविटी में जाएंगे तो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर वहाँ पे चूँकि हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी होती है वो स्टेराइल होती है, उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं होते। लेकिन जब फूड पार्टिकल्स पेरिटोनियम के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे जारी बात है इन्फेक्शन हो जाएगा, वहाँ पे बैक्टीरिया जाएंगे, तो वहाँ पे पेरिटोनाइटिस डेवलप हो जाएगा। पेशेंट जो है उसको पेरिटोनियम का, एब्डोमेन का इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पेरिटोनाइटिस। दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन।
ये एक एक्यूट इमरजेंसी है। अगर किसी पेशेंट का अल्सर परफोरेट कर गया है तो दिस इज़ एन एक्यूट इमरजेंसी। तो इसमें पेशेंट को अगर आपने विद इन 24 to 48 आवर्स अगर आपने उसकी सर्जरी नहीं की तो पेशेंट वुड डाई, पेशेंट मर जाएगा। तो इसलिए अगर इस तरह का कोई सिम्टम आए तो फ़ौरन, इस तरह आमतौर पे होता ही है कि पेशेंट का एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है और पेशेंट की बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाती है। ये सारी साइन हैं पेरिटोनाइटिस के, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई सिम्टम हो तो फ़ौरन पेशेंट को सर्जिकल थिएटर में लेके जाया जाता है। वहाँ पे उसके जो अल्सर होता है उसको रिपेयर किया जाता है, उसके वो जो परफोरेशन होती है उसको बंद किया जाता है। तो ये जो है इसकी एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है अल्सर परफोरेशन की। जो अल्सर है वो परफोरेट कर सकता है। इसके बाद आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बेसिक काम हो रहा है वो हो रहा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेसिक काम होता है एब्जॉर्प्शन का, चीज़ों की एब्जॉर्प्शन का। तो आमतौर पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज़ होती हैं वो जो डिजीज़ प्रोड्यूस करती हैं वो जो सिंड्रोम्स और डिजीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन की होती हैं उनको हम एक ब्रॉड कैटेगरी में देख लेते हैं, और वो है मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स, यानी वो सिंड्रोम जिनमें मेल एब्जॉर्प्शन हो रही है, कोई चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो रही। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से जो डिफरेंट न्यूट्रिशन के एब्जॉर्ब होने के मैकेनिज़म्स हैं वो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसके थ्रू होते हैं। तो कोई भी ऐसी डिजीज़ जो इंटेस्टाइन की वॉल जो है उसकी इंजरी कॉज करेगी, दैट विल लीड टू मेल एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन की वो डिजीज़ जो मेल एब्जॉर्प्शन कॉज करती हैं उनमें से एक डिजीज़ जो बहुत कॉमन है जिसका आपने नाम भी सुना होगा वो है सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ बेसिकली एक डिजीज़ है जिसमें पेशेंट की इंटेस्टाइन एक केमिकल, एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है, एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है ग्लूटेन, उससे एलर्जिक होता है। ग्लूटेन नॉर्मली हमारे ख़ास तौर पे जो गंदम से बनी हुई चीज़ें होती हैं इनके अंदर ग्लूटेन होता है। तो अगर कोई पेशेंट ग्लूटेन के लिए इनटॉलरेंट है, किसी की पेशेंट की इंटेस्टाइन ग्लूटेन के लिए इनटॉलरेंट है, तो वो ग्लूटेन अगर आप वो ग्लूटेन खाएगा तो उसके इंटेस्टाइन के अंदर एलर्जिक रिएक्शन होगा। बिल्कुल जैसे अगर आपको किसी चीज़, आपके यहाँ पे कोई भेड़ काट ले स्किन के ऊपर, तो आपने देखा होगा कि स्किन के ऊपर एक वो बड़ा सा एलर्जिक रिएक्शन होता है और वहाँ पे एक वो बड़ा सा व्हील सा बन जाता है। इसी तरह जब इंटेस्टाइन के अंदर कोई एलर्जन चला जाए और आपके इंटेस्टाइन उस चीज़ से एलर्जिक हो तो आपके इंटेस्टाइन के अंदर भी इंजरी हो जाती है। और इंटेस्टाइन के अंदर इंजरी होने की वजह से जो इंटेस्टाइन के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, और उनके डैमेज होने की वजह से वहाँ फिर इंजरी की वजह से वहाँ से चीज़ें फिर सही तरह एब्जॉर्ब नहीं होती। दिस इज़ कॉल्ड सीलिएक डिजीज़, ठीक है। सीलिएक डिजीज़ ज़रूरी नहीं, ये सीलिएक डिजीज़ इज़ बिकॉज ऑफ द ग्लूटेन इंटॉलरेंस, ठीक है। अगर पेशेंट को ग्लूटेन से इंटॉलरेंस है, ग्लूटेन मैंने आपको बताया आमतौर पे गंदम और मैदे से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं उनके अंदर होती है। तो जिन लोगों को सीलिएक डिजीज़ होती है उनको फिर हम लाइफ लॉन्ग परहेज़ करवाना पड़ता है गंदम और मैदे से बनी हुई चीज़ों से। उनके लिए उनकी डाइट को बिल्कुल चेंज करना पड़ता है। तो ये एक कॉमन डिजीज़ है स्मॉल इंटेस्टाइन की जो प्रेजेंट की। इसके अलावा एक और डिजीज़ है जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस यही होती है जिस तरह ग्लूटेन इंटॉलरेंस है इस तरह कुछ लोगों को लैक्टोज से इंटॉलरेंस होती है। लैक्टोज एक शुगर है जो कि मिल्क के अंदर होती है। तो अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस होगी तो उसके अंदर भी यही सेम सिम्टम्स होंगे पेशेंट के अंदर। पेशेंट जो है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन सही तरह नहीं होगी न्यूट्रिएंट्स की, उसकी इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल इंजर्ड हो जाएंगे। और आमतौर पे जब इस तरह होता है तो पेशेंट के जब सही तरह एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो पेशेंट को डायरिया स्टार्ट हो जाता है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है पेशेंट को। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस में फिर अगेन वही बात है कि जिस तरह ग्लूटेन इंटॉलरेंस में हमने पेशेंट का ग्लूटेन बंद किया था, इस तरह लैक्टोज इंटॉलरेंस में हम पेशेंट का लैक्टोज बंद कर देते हैं। अगर किसी को लैक्टोज जो है वो हमारी दूध वाली प्रोडक्ट्स में होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, तो अगर किसी पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो तो उसे फिर दूध की जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, बटर, चीज़ और आइसक्रीम और इस तरह की जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको बंद करना पड़ता है। तो ये इसके अलावा और बहुत सारी वजह होती है मेल एब्जॉर्प्शन की और बहुत सारी, लेकिन ये दो चूँकि कॉमन थी इसलिए मैंने जो है वो बता दी है। किसी भी वजह से अगर मेल एब्जॉर्प्शन होगी तो पेशेंट को जो है वो उसकी न्यूट्रिशन सही तरह एब्जॉर्ब नहीं होगी। जब उसकी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगी तो पेशेंट को डिफरेंट किस्म के साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो पेश आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट के अंदर विटामिन आयरन सही तरह एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो उस पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। अगर किसी पेशेंट के अंदर विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो उसको विटामिन B12 की या फॉलिक एसिड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो भी एनीमिया भी हो सकता है और पेशेंट को न्यूरोपैथी हो सकती है, यानी उसके जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं।
इसी तरह अगर जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो कैल्शियम की वजह से बोन्स वीक हो सकती हैं, ठीक है। और अगर मेल एब्जॉर्प्शन में विटामिन के एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो विटामिन के जो है वो हमारे जो ब्लीडिंग जो क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है उनको उसके अंदर उसका रोल होता है। तो विटामिन के अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो पेशेंट के जो ब्लीडिंग के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इन सिंपल मेल एब्जॉर्प्शन किसी भी वजह से हो उसमें फिर आगे देखते हैं कि जो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होगी सही तरह उसके सिम्टम्स जो है वो पेशेंट उनके साथ प्रेजेंट कर सकता है। पेशेंट आपके पास विटामिन B12 डेफिशिएंसी के साथ सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है, आयरन के डेफिशिएंसी सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है, आपके पास जो है वो विटामिन के डेफिशिएंसी के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है। जो भी चीज़ सारी बातें एब्जॉर्ब नहीं होगी उसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आ सकते हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है अब कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ है उसको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ एक डिजीज़ है जिसके अंदर पेशेंट का हमारा जो अपना इम्यून सिस्टम है, नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम का काम ये होता है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम है, इम्यून सिस्टम ये काम करता है कि जो बॉडी के बाहर से चीज़ें एंटर होती हैं उनके खिलाफ एक्ट करता है। कोई बैक्टीरिया बाहर से एंटर हो गया तो वो फ़ौरन उसके ऊपर एक्ट करके जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन बाज़ औक़ात ये इम्यून सिस्टम अब बॉडी के अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। दीज डिजीजेज आर कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीजेज। तो इसी तरह की एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में क्या होता है कि हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम हमारे इंटेस्टाइन के अपने सेल्स के अंदर के को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और उसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे पूरी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन के पैचेस डेवलप हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। अब ये जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है इसकी दो वेराइटीज़ होती हैं, एक को क्रोन्स डिजीज़ कहते हैं, एक को अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। क्रोन्स डिजीज़ जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी इसमें इन्वॉल्व होती है, लार्ज इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व होती है, बाज़ औक़ात ईसोफेगस भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है इसमें सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है। सिम्टम्स इन दोनों के मिलते जुलते हैं, इसलिए इन दोनों को कैटेगराइज हम इकट्ठा करते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में। सिम्टम्स आमतौर पर ये होते हैं कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, पेशेंट को क्रॉनिक डायरिया होता है। डायरिया बेसिकली कहते हैं कि पेशेंट को अगर स्टूल पास करने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए, मतलब दिन में 2 से 3 दफ़ा नॉर्मल बंदे को स्टूल आता है, लेकिन अगर पेशेंट को दिन में 6, 7, 8, 10 दफ़ा स्टूल आ रहा है, या अगर उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो सेमी सॉलिड या लिक्विड या सेमी लिक्विड हो जाए तो इसको डायरिया कहते हैं। तो पेशेंट को क्रॉनिक डायरिया होता है। एक होता है एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया होता है कि आप 1-2 दिन मोशन लगे। एक क्रॉनिक डायरिया होता है कि बहुत लंबे अरसे से 3-4 महीने से पेशेंट को जो मोशन चल रहे हैं, 6 महीने से पेशेंट को मोशंस हैं, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉनिक डायरिया। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में पेशेंट को क्रॉनिक डायरिया हो सकता है और डायरिया के अंदर ब्लड आ सकता है, पेशेंट के ब्लड आएगा, पेशेंट के एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं बहुत ज़्यादा। उसकी फिर आगे मैनेजमेंट होती है, वो एक डिटेल टॉपिक है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। उसके बाद एक बहुत कॉमन डिजीज़ जो मेरे ख्याल में हम में से तकरीबन हर एक ही अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस करता है, वो है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है ये इसकी कोई वजह अभी तक अननोन मैकेनिज्म होते हैं, इसके कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं सामने आ सकी। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में होता ये है कि ख़ास तौर पे पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, जिस तरह आपने बहुत सारे जो ख़ास तौर पे यंग एज में पेशेंट होते हैं उनको यूनिवर्सिटी में जाते हुए, कॉलेज में जाते हुए ये इस डिजीज़ जो है इसको एक्सपीरियंस करते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में होता ये है कि पेशेंट को कभी एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाती है विदाउट एनी रीज़न, कभी उसको डायरिया शुरू हो जाता है, कभी उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, यानी ऑल्टरनेट करती है, कभी एब्डोमिनल पेन हो रही है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कभी डायरिया हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में हम पहले बाकी सारी डिजीजेस को रूल आउट करते हैं, पेशेंट से हिस्ट्री टेस्ट वगैरह करवा के देखते हैं उसे और कोई बीमारी तो नहीं है। अगर उसे और कोई बीमारी ना निकले लेकिन फिर भी उसको सिम्टम्स हैं, उसे डायरिया भी है, उसे कभी डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी एब्डोमिनल क्रैम्प शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह के पेशेंट को हम डायग्नोज कर देते हैं, दिस इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आम तौर पर इसका जो लिंक होता है वो एंग्जाइटी के साथ होता है या डिप्रेशन के साथ होता है। इसलिए इसके जो पेशेंट होते हैं इनको सिम्टम्स आमतौर पर दिन के टाइम आते हैं, जब वो यूनिवर्सिटी जाएंगे, जब उनके एग्जाम्स करीब आएंगे, जब जो है वो स्कूल जाएंगे या जब वो किसी सोशल गैदरिंग में जाएंगे, तो तब उनके सिम्टम्स जो एग्जैजरेट कर देंगे। रात के टाइम पे वो रिलैक्स फील करेंगे जब अपने कमरे में अपने घर में अकेले होंगे। तो दिस इज कॉल्ड IBS। ये भी बहुत कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, डिफरेंट ट्रायल्स हैं, चलते हैं। इसके अंदर इस्पगोल हस्क आमतौर पे कहा जाता है, पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन है उसे कहते हैं भाई इस्पगोल का छिलका इस्तेमाल करें ताकि उसकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो। इसमें सिम्टोमेटिक आपने सिर्फ ट्रीट करना होता है।
अगर पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है तो पेन के लिए कोई मेडिसिन एंटीस्पैज्मोटिक दे देंगे ताकि उसके क्रैम्प्स थोड़े बेहतर हो जाएं। बाज़ औक़ात अगर पेशेंट को साथ में एंग्जाइटी या डिप्रेशन का एलिमेंट है तो कोई एंग्जियोलिटिक दे देंगे, कोई एंटी डिप्रेसेंट भी हम लोग प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये IBS है। IBS नॉर्मली कुछ रिसर्चेस के मुताबिक ज़िंदगी में हर बंदा कभी ना कभी एक दफ़ा एक्सपीरियंस ज़रूर करता है, चाहे कुछ महीनों के लिए करे, कुछ दिनों के लिए करे। तो IBS जो है ये एक बहुत कॉमन है, लेकिन ये कोई डेंजरस चीज़ नहीं है, इसका किसी कैंसर से कोई लिंक नहीं है, कोई मसला नहीं। तो ये चंद, इसके अलावा जो सबसे आखिर में और सबसे अहम डिजीज़ है जो हमारे पूरी GIT है, इसका सबसे कॉमन कैंसर वो है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। बड़ी आंत का जो कैंसर है, कॉलन का या रेक्टम का कैंसर जो है, ये पूरी दुनिया में पूरे GIT का सबसे कॉमन कैंसर है। सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर जो GIT में होता है वो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। तो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा जो है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, आमतौर पे सिम्टम्स कैंसर के जो हैं वो बहुत लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। लेकिन वो लेट स्टेज में क्या प्रेजेंट कर सकते हैं कि पेशेंट को स्टूल की क्वांटिटी कम हो जाती है, क्योंकि जारी बात है उसकी अगर कोलन के अंदर एक कैंसर बना हुआ है तो स्टूल बहुत थोड़ा सा प्रोड्यूस होगा। तो पेशेंट को स्टूल जो है वो बहुत थोड़ा आता है, उसकी जो क्वांटिटी होती है स्टूल की थोड़ी होती है। इसके अलावा पेन हो सकती है, लेकिन बहुत लेटर स्टेजेस में जाके होती है। तो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा आमतौर पर पेशेंट प्रेजेंट करता है बहुत लेट स्टेजेस में, जब वो इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर चुका होता है, वो इतना बड़ा हो चुका होता है तो वो इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, बिल्कुल ही रोक देता है, और फिर हमें सर्जरी करके उसको जो है वो निकालना पड़ता है, या इंटेस्टाइन की क्लोस्टमी या लोस्टमी बनानी पड़ती है। तो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा चूँकि बहुत लेट स्टेजेस में प्रेजेंट करता है, इसको प्रीवियसली डायग्नोज नहीं किया जाता है, तो इसलिए आमतौर पे जो लोग 40 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, हम उनको कहते हैं कि आप अपना हर साल एक स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर करवाया करें, ताकि आप पता चले कि आपके अंदर कोई कोलोरेक्टल कार्सिनोमा डेवलप तो नहीं हो रहा। और वो टेस्ट होता है स्टूल एग्जामिनेशन फॉर ओकल्ट ब्लड, कि पेशेंट को, एक तो होता है कि आप पेशेंट को स्टूल आ रहा है, उसमें ब्लड आपको नज़र आ रहा है। बाज़ बात होता है कि पेशेंट के स्टूल में ब्लड आ रहा होता है, लेकिन वो बहुत माइक्सेल RBCs होते हैं, बहुत छोटे लेवल के होते हैं, वो आपको आम आँख से नज़र नहीं आते। तो इसलिए हम पेशेंट को जो 40 साल की उम्र से ज़्यादा होते हैं, ख़ासतौर पे जो स्मोकर होते हैं या जिनकी डाइट वगैरह की हैबिट्स अच्छी नहीं होती, उनको हम कहते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद अपना हर साल एक दफ़ा ये टेस्ट ज़रूर करवाएं, स्टूल एग्जामिनेशन फॉर ओकल्ट ब्लड। उसके अंदर स्टूल को हम सैंपल लेके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और फिर देखते हैं उसमें कहीं ब्लड तो नहीं है या RBCs तो नहीं है, क्योंकि इस ट्यूमर की खासियत है कि ये अगर आपके अंदर कहीं पे ग्रो कर रहा है तो वहाँ पे हल्के हल्के RBCs जो हैं वो साथ में आपके स्टूल के अंदर ज़रूर आएंगे। तो ये एक टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो आमतौर पे बाहर के मुल्कों में तो 40 ईयर से ज़्यादा हर बंदे का लाजमी होता है। यहाँ पे लोगों के अंदर वो अवेयरनेस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आमतौर पे कोलोरेक्टल कार्सिनोमा बहुत लेट स्टेजेस में प्रेजेंट करता है और इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट करता है। तो ये चंद डिजीज़ थी आपको बताना था। अब असल में ये बहुत बड़ा टॉपिक था, मैंने कोशिश की इसको बहुत शॉर्ट करूं, और मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के, तो आप लोग वन बाय वन अगर अपने क्वेश्चंस पूछें तो अब के बाद से जो कमेंट्स आएंगे उनके मैं आंसर्स करूंगा। अब आप में से किसी ने अगर पहले कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो तो मैं अब नहीं पढ़ सकता। अब अगर जो क्वेश्चन जो है वो आएंगे तो उनका मैं जो है वो रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग अब जो भी कोई क्वेश्चन करना चाहे तो वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। स्टूल कैलप्रोटेक्टिन टेस्ट इज डन फॉर व्हाट रीजन एंड व्हाट इफ इट इज़ पॉजिटिव। दिस स्टूल कैलप्रोटेक्टिन, ये कैलप्रोटेक्टिन एक प्रोटीन है, ये बुनियादी तौर पे जो मैंने आपको एक डिजीज़ बताई ना, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ये उसके लिए करवाया जाता है। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्रॉनिक एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं या क्रॉनिक डायरिया है तो उसके अंदर हम ये स्टूल कैलप्रोटेक्टिन टेस्ट करवाते हैं, और अगर किसी के अंदर ये रेज्ड आते हैं तो इसका मतलब है उस पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, तो उसके लिए फिर हमें फर्दर टेस्टिंग की तरफ जाना पड़ता है या उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा जी सर, IBS में फिर डायरेक्ट एंजाइटी को क्यों नहीं ठीक कर देते? बिल्कुल, अगर IBS में अगर एंजाइटी का एलिमेंट हो तो हम एंजाइटी को करते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि IBS की एग्जैक्ट कॉज अभी तक नहीं पता चली। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनकी एंजाइटी नहीं होती लेकिन फिर भी उन्हें IBS के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो लेकिन फिर भी जो पेशेंट IBS वाले हैं उनमें आमतौर पर हम एंग्जियोलिटिक या एंटी डिप्रेसेंट जो है वो ज़रूर रिकमेंड करते हैं। वट काइंड ऑफ फूड्स कॉमनली डू कॉज GERD? एसिडिक फूड्स, स्पाइसी फूड्स, हैवी मील्स, ये सारी की सारी जो हैं GERD कॉज कर सकती हैं। देखिए, GERD कॉज नहीं करती, GERD को एग्जैजरेट करती हैं। GERD तो नेचुरली अगर आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर लूज है तो आपको GERD होगी, ठीक है। कॉज नहीं करती हैं, उनको एग्जैजरेट करती हैं। तो एसिडिक फूड्स, स्पाइसी फूड्स और हैवी मील्स, ये
व्हाट इज बैरेट्स कार्सिनोमा? बैरेट्स ईसोफेगस, बेसिकली जो ईसोफेगस का लोअर एंड है, अगर वहां पे क्रॉनिक इरिटेशन, अगर किसी पेशेंट को गर्ट है और एसिड जो है वो रिफ्लक्स होकर बार बार ईसोफेगस में आ रहा है, तो ईसोफेगस का जो लोअर एंड होता है उसकी एपिथेलियम डैमेज हो के उसकी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाती है, उसके जो सेल्स होते हैं वो स्क्वेमस से कोलमनर बन जाते हैं। उस कंडीशन को हम बैरेट्स ईसोफेगस कहते हैं, और उसकी वजह से फिर आगे जो कैंसर डेवलप होता है उसको कुछ लोग बैरेट्स कार्सिनोमा कहते हैं, लेकिन उसको हम लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर का कार्सिनोमा कहते हैं। गर्ड एसोसिएटेड विद सीलियक? नहीं, गर्ड का कोई डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है सीलियक के साथ। सीलियक अलग चीज़ है, गर्ड है, लेकिन किसी पेशेंट में दोनों भी हो सकती हैं। मतलब जिस तरह एक बंदे को दो बीमारियां इकट्ठी हो सकती हैं, इस तरह किसी को गर्ड और सीलियक इकट्ठी भी हो सकती हैं, लेकिन इनका कोई डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है। डज रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर अफेक्ट एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन? गॉल ब्लैडर का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन पर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए अगर किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया तो वो बस फैटी फूड्स थोड़ा कम खाए, क्योंकि गॉल ब्लैडर में जो बाइल होता है उसका फैट्स की सिमिलिएशन में थोड़ा सा इफेक्ट होता है, लेकिन इतना ज़्यादा उसका भी नहीं होता कि आप कहें कि बिल्कुल ही एब्जॉर्प्शन नहीं होगी फैट्स की। तो गॉल ब्लैडर का ऐसा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पे कोई मेजर, कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। अल्सर में दूध में बनी चीज़ें फ़ायदा देती हैं? देखिए, अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर है ना, स्टमक के अंदर अल्सर है या ड्यूडेनल के अंदर अल्सर है, तो दूध जो होता है ना, ये इसकी जो पीएच होती है वो थोड़ी अल्कलाइन होती है, तो ये जाके उस पीएच को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसका एक इफेक्ट एंटासिड इफेक्ट आता है, जो मैंने आपको बताया ना, कुछ ऐसे होते हैं एंटासिड्स होते हैं जो स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, जिसे सीरप की फॉर्म में होते हैं, आप लोगों ने पिए होंगे किसी ना किसी ने। तो दूध जो होता है, ये मिल्क जो होता है आमतौर पे, ये आमतौर पे इसकी जो पीएच अल्कलाइन होती है, तो ये एसिडिक पीएच को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देता है। तो बस ये इस वजह से हम पेशेंट को कहते हैं दूध पिया करें। हर्निया डिजीज़ का बताते हैं। देखिए, हर्निया जो है ये बेसिकली एक सर्जिकल, ये डिजीज़ नहीं है, ये एक सर्जिकल कंडीशन है। हर्निया में ये होता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, नॉर्मली जो ये हमारी एब्डोमिनल वॉल से बाहर आ जाती है। नॉर्मली ये हमारी एब्डोमिन के मसल्स हैं, इसके अंदर पेरिटोनियम है और फिर अंदर इंटेस्टाइन है। हर्निया में क्या होता है कि हमारी एब्डोमिनल मसल में किसी जगह पे कोई वीकनेस होगी ना, कोई मसल्स के दरमियान कोई स्पेस है, तो वहाँ से इंटेस्टाइन जो है वो ऐसे बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये एब्डोमिनल वॉल है और ये इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन जो है वो ऐसे बाहर आ जाती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हर्निया। हर्निया का इलाज एक ही है, सर्जरी के थ्रू हम इसके जो बाहर आई होते हैं इसको हम वापस अंदर भेजते हैं, और ये जो मसल होती है, एब्डोमिनल वॉल होती है, इसको अच्छी तरह स्टिच कर देते हैं या इस पर एक मैश लगा देते हैं ताकि दोबारा से इंटेस्टाइन बाहर ना आ सके। इट इज़ नॉट अ डिजीज। व्हाट फूड टू अवॉइड इन केस ऑफ एक्सेसिव फ्लैटुलेंस? आपको एक्सेसिव फ्लैटुलेंस है तो एक तो आपने फूड्स, मैंने आपको बताया कि आमतौर पे जो जीआईटी की जितनी भी फूड्स हैं इनके अंदर हम कोशिश करते हैं पेशेंट को कहें स्मॉल मील्स लें। जब भी आप स्मॉल मील्स लेंगी तो आपको फ्लैटुलेंस नहीं होगी, आप लार्ज मील्स लेंगे तो होंगे। दूसरा, फ्लैटुलेंस की एक बड़ी कॉज फैटी फूड्स होती हैं। फैटी फूड्स हाईली प्रोटीन जो फूड्स होती हैं, जैसे बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ाज हैं, बहुत हाई जिनमें जो है वो प्रोटीन कंटेंट होता है। फ्लैटुलेंस में बेसिकली जो हमारे प्रोटीन्स पे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के, वो बेसिकली गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, तो फ्लैटुलेंस उस वजह से होती है। पेशेंट को कहते हैं कि स्मॉल मील्स लें, ज़्यादा फैटी फूड्स ना लें और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें। आईबीएस रिलेटेड टू स्ट्रेस? बिल्कुल, आईबीएस का स्ट्रेस से रिलेटेड जो है वो एविडेंस के थ्रू प्रूव हुआ है, और आमतौर पे स्ट्रेसफुल कंडीशन में आईबीएस होता है, लेकिन एक 100% नहीं कह सकते कि जिसको स्ट्रेस होगी उसको लाजमी आईबीएस होगा, या जिसको आईबीएस है उसको लाजमी स्ट्रेस है, लेकिन कॉमनली स्ट्रेस के साथ आईबीएस का रिलेटेड है। हाउ टू अवॉइड गाउट? देखें, गाउट एक बिल्कुल जॉइंट की एक डिजीज़ है जिसके अंदर यूरिक एसिड, हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है। गाउट को अवॉइड करने के लिए जो हाई यूरिक एसिड वाली फूड्स होती हैं उनको अवॉइड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे मीट है, जो गोश्त होते हैं ख़ास तौर पे बड़े गोश्त, इनको अवॉइड करना पड़ता है। इसके अलावा जितनी भी डाइट्स हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड हाई हो, कंटेंट हाई हो, उनको अवॉइड करना पड़ता है। हाउ कैन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बी डायग्नोज? देखें, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले तो सिम्टम्स हैं। पेशेंट कहता है मुझे क्रॉनिक लंबे अरसे के लिए क्रैम्प्स होते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, या क्रॉनिक डायरिया है, या डायरिया के साथ ब्लड आता है, मोशंस के साथ ब्लड आता है। ये 3 सिम्टम्स अगर हों तो हम पेशेंट को फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का डायग्नोज के लिए रिकमेंड करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो टेस्ट अभी ऊपर भी मैंने दिया, एक स्टूल कालप्रोटेक्टिन टेस्ट होता है। उसके अंदर पेशेंट का स्टूल का सैंपल लेते हैं और उसके अंदर फिर हम देखते हैं एक प्रोटीन होती है कैलप्रोटेक्टिन, उसकी अमाउंट देखते हैं। अगर वो रेस्ड हो तो इसका मतलब है पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है।
और उसके बाद फिर हम फाइनल जो है वो इसके टेस्ट की तरफ जाते हैं। जो फाइनल डायग्नोसिस है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का वो कोलोनोस्कोपी है। कोलोनोस्कोपी है कि पेशेंट के एनल केनाल के थ्रू एक कैमरा डाला जाता है और उसकी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को देखा जाता है और वहाँ से टिश्यू के सैंपल्स दिए जाते हैं। तो कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी के थ्रू फिर हम इसको फाइनल डायग्नोसिस करते हैं। What are the complications of peptic ulcer if it's not be treated? Complications पेप्टिक अल्सर की दो मैंने आपको बता दी हैं। एक जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो तो है परफोरेट कर जाते हैं, अल्सर परफोरेट कर जाता है। और अगर अल्सर परफोरेट कर जाए तो इट्स एन एमरजेंसी। इसके अंदर फिर आपका पूरा पेट ओपन करके सर्जरी करनी पड़ती है, इन्फेक्शन साफ करना पड़ता है, लोगों की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये कॉमन परफोरेट है। दूसरा, इसकी वजह से कैंसर भी डेवलप हो सकता है। डज IBS कॉज एनीमिया एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्लड? IBS की वजह से एनीमिया नहीं होता, क्योंकि देखिए इसमें IBS के अंदर आपके इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स डैमेज नहीं हो रहे, किसी चीज़ की एब्जॉर्प्शन कम नहीं हो रही। ठीक है, तो हाँ, अगर कोई ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर आपके इंटेस्टाइन के सेल्स डैमेज हो रहे हैं और आयरन की या विटामिन B12 की या फॉलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, फिर एनीमिया हो सकता है। लेकिन IBS ये काम नहीं करता। सोते हुए सलाइवा की ज़्यादा प्रोडक्शन होना भी अल्सर की इंडिकेशन है। सलाइवा की ज़्यादा प्रोडक्शन होना ये असल में ना बहुत ये देखना पड़ेगा कि कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन है। एक तो नॉर्मली कुछ लोगों को ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होता है, उनका हाइपर एक्टिव होते हैं उनके सलाइवरी ग्लैंड। ये कोई इसमें कोई ऐसा हम जिसे डिजीज़ नहीं कहेंगे। बहुत ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है उसमें फिर सारी बातें देखना पड़ेगा, कोई और न्यूरोलॉजिकल इशू या ग्लैंडुलर इशू तो नहीं है, क्योंकि ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं सलाइवरी ग्लैंड। अल्सर का तो इससे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं। अल्सर एक अलग चीज़ होती है। व्हाट इज़ GERD? गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसके अंदर स्टमक का एसिड आपके इसोफेगस के लोअर एंड में रिफ्लक्स हो जाता है। नॉर्मली वो स्टमक के अंदर होता है। ये इस पे मैंने बहुत डिटेल में बताया, मुझे लगता है आपने लेट ज्वाइन किया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। GERD मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, हमारे स्टमक के अंदर एसिड होता है। नॉर्मली वो स्टमक के अंदर रहता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर वो इसोफेगस के अंदर दोबारा रिफ्लक्स करता है और उसकी वजह से इसोफेगस को इंजर कर देता है। दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। एक्सेसिव बर्पिंग बिफोर मील। बिफोर मील असल में अब एग्जैक्ट मुझे समझ नहीं आ रही आप कहना क्या चाह रहे हैं। बाज़-औक़ात कुछ लोगों को हंगर पैंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा, उनका जो स्टमक है वो जब खाली पेट होता है तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, इनको हंगर पैंग्स कहते हैं। तो मे बी आप शायद उसको एक्सेसिव बर्पिंग कह रहे हैं। हंगर पैंग्स नॉर्मल चीज़ है, इसके लिए कोई अब नॉर्मल नहीं है। आफ्टर मील एक्सेसिव बर्पिंग ये आमतौर पर GERD की वजह से भी हो सकती है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है, बाज़ का ज़्यादा तेज़ खाने की वजह से भी हो सकती है। जब आप जितना ज़्यादा तेज़ खाते हो उतनी ज़्यादा आप एयर भी इंजेस्ट कर लेते हो। जब आप जल्दी में खा रहे होते हो तो आप एयर भी बहुत ज़्यादा साथ में इंजेस्ट करते हो, तो वो एयर जो है उसकी वजह से आपका स्टमक डिस्टेंडेड रहता है, उसकी वजह से बर्पिंग होती है। क्या मिल्क की वजह से स्टमक इश्यूज़ बढ़ सकते हैं? नहीं, मिल्क की वजह से नहीं बढ़ सकते। मिल्क में अगर कोई ऑर्गेनिज्म ना हो, कोई बैक्टीरिया ना हो, कोई ऐसा बैक्टीरिया जो मिल्क में बाज़-औक़ात कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से अगर आपने मिल्क को सही तरह बॉयल नहीं किया या पैस्चराइज नहीं किया तो मिल्क के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनकी वजह से इन्फेक्शंस हो सकते हैं। लेकिन वैसे स्टमक इश्यूज ऐसा मिल्क का कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। गाउट, हाउ टू अवॉइड गाउट मैंने आपको बता दिया। जो भी यूरिक एसिड हाई कंटेंट फूड्स हैं, मुझे एग्जैक्ट इस वक्त जेन में सिर्फ जो मीट है वही आ रहा है। जो मीट है ख़ास तौर पे बड़ा गोश्त, मटन, बीफ वगैरह, ये हाई इन यूरिक एसिड कंटेंट होते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। बाकी इस बारे में ज़्यादा तो कोई आपको न्यूट्रिशनिस्ट ज़्यादा अच्छी गाइड कर सकती हैं कि यूरिक एसिड अगर आप गाउट को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप कौन कौन सी फूड जो हैं वो उनको अवॉइड करें। ये आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट ज़्यादा अच्छा मेरे से बता सकते हैं। इफ़ इन्फ्लेमेशन टेस्ट CRP ज़्यादा होना स्टमक डिजीज़ हो सकती है। CRP आमतौर पे इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में ज़्यादा हो सकती है। CRP एक बहुत नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, ये बहुत पूरी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन है तो CRP ज़्यादा हो सकती है। किसी भी जगह पे तो बिल्कुल हो सकती है, किसी भी जगह पे इन्फ्लेमेशन है तो उसकी वजह से CRP ज़्यादा हो सकती है। लेकिन आमतौर पे GIT के इश्यूज़ में CRP हम करवाते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में। अगर आपको शक है कि पेशेंट के इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है तो उसमें CRP करवाते हैं। Is GERD associated with celiac disease? No, it is not. Malaria causes GERD. मेरे इल्म में तो ऐसा सच नहीं है कि मलेरिया GERD कॉज करते हैं। हाँ, एक वर्म्स होते हैं, जियार्डिसिस कहते हैं, जियार्ड या लैम्बार्ड या इस तरह का नाम है उसका। वो वर्म्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, वो बाज़-औक़ात GERD कॉज करते हैं, लेकिन मलेरिया का मैंने कभी नहीं सुना।
डज IBS कॉज एनीमिया एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मैंने बताया। गर्ड, हाउ टू अवॉइड गर्ड, गर्ड को अवॉइड करने का तरीका मैंने बता दिया। स्पाइसी फूड्स ना लें, ओबेसिटी कम करें, अपना वेट लूज़ करें, एक्सरसाइज किया करें, खाने के फ़ौरन बाद लेटा ना करें, खाने में और लेटे में 3 घंटे का फ़र्क रखा करें, स्पाइसी फूड्स एसिडिक फूड्स ना लिया करें, छोटा खाना खाया करें, भूख रख के खाना खाया करें, एक वक्त में 1 रोटी से ज़्यादा नहीं खाना, एक वक्त में आधी प्लेट चावल से ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा छोटा मील लें। H. pylori नॉर्मली प्रेजेंट इन आवर स्टमक एज नॉर्मल फ्लोरा, ये मेरा H. pylori जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट हो सकता है, नॉर्मल फ्लोरा नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली स्टमक के अंदर जाएगा। लेकिन अगेन वही बात है, ये इसको कॉलोनाइज करने का मौका तभी मिलता है जब वहाँ पे कोई अल्सरेशन जो है वो होती है। नॉर्मली H. pylori नॉर्मल फ्लोरा नहीं है, लेकिन ये जा सकता है स्टमक के अंदर। जो H. pylori होता है, इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो फीको ओरल होती है। किसी पेशेंट को H. pylori है, उसके स्टूल में ये रिलीज़ होगा, उस स्टूल को की वजह से, उसके गंदे हाथों की वजह से वो आपके, अगर वही गंदे हाथ आप उससे सलाम लेते हो या वो किसी टूटी पे लगे रह जाते हैं, या आप वो साबुन से हाथ नहीं धोता और खाने में कहीं आप शेयरिंग करते हो या बर्तनों पे उसके हाथ लगते हैं और उसके थ्रू वो H. pylori आपके अंदर जाएगा और वहाँ से होता है। ये इट्स नॉट अ नॉर्मल फ्लोरा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि H. pylori जो है वो आपने आपके अंदर H. pylori चला गया तो लाजमी अल्सरेशन कॉज करेगा। H. pylori जो है उसको वो जब अल्सर होता है उसके अंदर वो फिर कॉलोनाइज करता है। नॉर्मल बंदों के अंदर अगर H. pylori जाएगा तो वो कुछ भी नहीं करेगा, उसको स्टमक एसिड जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा। इज गर्ड एसोसिएटेड विद सीलियक डिजीज? नो, आई ऑल्सो हैव इसोफेजियल रिफ्लक्स और मेरी एंडोस्कोपी हो गई है, हर दफ़ा रिपोर्ट चेंज होती है, कभी कुछ आता है कभी कुछ, वॉमिट नॉट कंट्रोल बट ट्रीटमेंट करवा लिया, टेल मी व्हाट आई डू मोर। देखिए आपके मैं जो है वो अब इतनी सी हिस्ट्री पे तो नहीं बता सकता, आप इस तरह कीजिएगा कि अपनी सारी रिपोर्ट्स मेरे साथ शेयर कर लें तो मैं उस पर ज़्यादा कोई एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो देख सकता हूँ। शुगर के पेशेंट का एब्डोमेन हमेशा सख्त क्यों हो जाता है डे बाय डे? देखें शुगर के अंदर जो शुगर की एक कॉम्प्लिकेशन है न्यूरोपैथी, जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो है जो हमारी बॉडी की इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब डैमेज होता है, उसकी नर्व्स जब डैमेज होती हैं तो हमारी ये जो गट की मूवमेंट्स है ना ये ख़राब हो जाती हैं, ये गट की मूवमेंट स्लो हो जाती हैं। इसकी वजह से पेशेंट जो है उसके मूवमेंट्स जब स्लो होती है फूड की तो उसकी वजह से उसकी एब्डोमिनल डिस्टेंडेड होता है, उसे डिस्पेप्सिया वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। दिस इज कॉल्ड डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़। माई हस्बैंड हैज़ नो ग्रेड कंटिन्यूस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ही हैज़ चेंज लाइफस्टाइल बट प्रॉब्लम इज कंटिन्यूस। देखें आप इस तरह करें कि मेरे साथ उनकी डिटेल हिस्ट्री शेयर करें, मैं फिर उसके बारे में जो है वो डिटेल कोई आपको बता दूंगा कि मज़ीद क्या किया जा सकता है। आप में से जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं अपने किसी पर्सनल, अगर मैं ना भी आज जवाब दे सकूं तो मेरा फेसबुक जो है वो मेरे ख्याल में आपकी पेज पे शेयर हुआ है, तो आप लोग मेरे से इनबॉक्स करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जितने रिप्लाई मैं दे सकूं दे दूं। IBD में वेस्टर्न डाइट का क्या रोल है, लाइक हाई शुगरी फॉर IBD पर क्या इफेक्ट कर सकते हैं? देखिए IBD मेरा पर्सनली मैंने आज तक ये स्टडी नहीं किया कि IBD का डाइट से कोई ताल्लुक है। IBD एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, आमतौर पे ये ऑटो इम्यून मैकेनिज्म होता है, इसका किसी फूड से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता, तो इसलिए मैं तो ये नहीं कह सकता कि IBD का किसी फूड से कोई ताल्लुक है या हाई शुगरी फूड से। लेकिन अगेन अगर कोई होगा तो मेरे इल्म में कम से कम ये नहीं है। मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक तो IBD इज़ ऑटो इम्यून। वट कुड बी द कॉज ऑफ एक्सेसिव फ्लैटुलेंस? बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं। आप बहुत सारे हाई फैटी फूड्स खाते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, ओबेसिटी कॉज हो सकती है, गैस्ट्रिक इश्यूज कॉज हो सकते हैं, यही नॉर्मली ये फ्लैटुलेंस के ही कॉज होते हैं। इस बर्प कॉमन इन जट? बिल्कुल बर्प कॉमन है, क्योंकि जारी बात है जब आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर ही ढीला है तो उसमें से बार बार बर्पिंग हो सकती है। IBS does not cause anemia and shortness of breath. Sir, if a person feels irritation and itching in throat for constant time, there is no any disease in that case. What to do? देखें इसमें मुझे मज़ीद कुछ हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, तो आप इसमें ये है कि मुझे मैसेज करके पूछ लें तो ज़्यादा जो है वो उसमें मैं डिटेल में अपनी कोई रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो भी कर दें। नॉर्मली अगर आपके थ्रोट में कंटिन्यूस इचिंग और इरिटेशन रहती है तो ये बहुत सारे मसले हो सकते हैं। इसमें टॉन्सिलाइटिस, बाज़-औक़ात पेशेंट्स को क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस होता है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। बाज़-औक़ात साइकोलॉजिकल इरिटेशन भी हो सकती है, पेशेंट को साइकोलॉजिकली लगता है कि कोई चीज़ है लेकिन वहाँ पे होता नहीं है।
बाज़-औक़ात गर्ड की वजह से भी पेशेंट को ये फीलिंग आती है। पेशेंट को गर्ड होती है और पेशेंट चूँकि रात को सोता है तो उसके एसिड रिफ्लक्स करके गले में आता है और गले में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, तो पेशेंट को फेरेंजाइटिस होता है। उस फेरेंजाइटिस की वजह से भी इरिटेशन हो सकती है। तो ये बहुत सारी वजह हो सकती हैं। वट आर द कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू पेप्टिक अल्सर इफ इट्स नॉट ट्रीटेड? मैं बता चुका हूँ। परफोरेशन हो सकती है, अल्सर जो है वो परफोरेट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक अकाउंट यहाँ पे शेयर हुआ है, अगर आप में से मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो शेयर कर सकते हैं। डू स्किन एलर्जीज कॉज डायरिया? यस दे कैन। एलर्जी जो है उसकी डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट मैनिफेस्टेशन होती है। एक एलर्जी होती है जो जनरलाइज पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है, उसे कहते हैं अर्टिकेरिया। एलर्जी बेसिकली एलर्जी एक जनरल टर्म है ना। अर्टिकेरिया कहते हैं पूरी बॉडी में अगर एलर्जी के सिम्टम है उसको अर्टिकेरिया कहते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे स्किन पे एलर्जी हो तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे व्हील्स बन जाते हैं। लंग्स के अंदर एलर्जी की अर्टिकेरिया की मैनिफेस्टेशन होती है, पेशेंट की ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, पेशेंट को सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। और इंटेस्टाइन के अंदर एलर्जी की मैनिफेस्टेशन की होती है, पेशेंट को डायरिया हो जाता है। तो बिल्कुल एलर्जीज की वजह से डायरिया हो सकता है। कुछ फूड आइटम्स खाने से इंटेस्टाइन में जलन क्यों होती है, जैसे पोटैटो अनियन? ये बेसिकली इंटेस्टाइन में जलन नहीं होती है, आपके स्टमक और ईसोफेगस में, क्योंकि जब आप एसिडिक फूड ज़्यादा खाते हैं पीएच ज़्यादा लो हो जाती है, और वो पीएच वो वाला एसिड जब आपकी ईसोफेगस में आता है तो उसकी वजह से जलन होती है। कैल्शियम कमी से जो बैक पेन होता है उसका कोई हल? उसका कैल्शियम इनटेक, विटामिन डी और कैल्शियम बाज़ का तो आप ले रहे होते हो, लेकिन विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए होता है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सीलियक इंटॉलरेंस एंड एलर्जी? ये टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। इंटॉलरेंस, पहली तो बात यह है कि इंटॉलरेंस में और एलर्जी में क्या फ़र्क है, ठीक है? देखिए, इंटॉलरेंस एक जनरल टर्म है। कोई भी चीज़ अगर आप किसी वजह से टॉलरेट नहीं कर पाते तो उसे इंटॉलरेंस कहते हैं, ठीक है? एलर्जी एक स्पेसिफिक टर्म है कि जो हिस्टामिन की रिलीज से आपके मास्ट सेल्स और बेजोफिल जो हिस्टामिन रिलीज करते हैं उसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, दिस इज कॉल्ड एलर्जी। एलर्जी जो है ये आमतौर पर हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होती है कि पेशेंट जो है वो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हाइपर इंसेंसिटिव, ठीक है? इंटॉलरेंस का मतलब हाइपर सेंसिटिव नहीं होता। इंटॉलरेंस का मतलब ये होता है कि पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट दैट सब्सटेंस। ज़रूरी नहीं वो उसके लिए हाइपर सेंसिटिव हो, बाज़ का तो हो सकता है वो उसको, जिस तरह लैक्टोज इंटॉलरेंस है। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस में मसला ये नहीं है कि पेशेंट की जो इंटेस्टाइन है वो एलर्जिक है, नहीं, बल्कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है लैक्टेज, वो अवेलेबल नहीं होता। जब वो अवेलेबल नहीं होता तो पेशेंट लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर सकता, उसकी वजह से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो डायरिया और एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है। तो एलर्जी एक स्पेसिफिक चीज़ होती है। एलर्जी का मतलब होता है कि पेशेंट जो है उसके वो हिस्टामिन रिलीज की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उसको हम एलर्जी कहते हैं। It can also cause, there is no link present. How can we distinguish chest pain due to gastritis and heart attack? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, गैस्ट्राइटिस की चेस्ट पेन और हार्ट अटैक की चेस्ट पेन बहुत सारे केसेस में सिमिलर होती है, इसलिए टू बी ऑन द सेफ साइड मैं आप लोगों को एक टिप बता रहा हूँ। आपके घर में कोई भी बंदा जिसकी उम्र 25 से या 30 साल से ज़्यादा, 30 साल कर लें, ख़ास तौर पे मेल्स 30 साल से ज़्यादा, और को अचानक यहाँ पे पेन शुरू होगी है, तो आपको कंफर्म भी हो कि ये गैस्ट्रिक पेन है, फिर भी उसकी ईसीजी लाजमी करवाएं, ठीक है? रिस्क नहीं लेना चाहिए इस मामले में। लेकिन नॉर्मली जिन चीज़ों से आप कर सकते हैं, आम तौर पर हार्ट अटैक की पेन शुरू होती है जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, और वो एक्टिविटी करने से ज़्यादा होती है, मतलब आपके चल रहे हैं तो चलने से ज़्यादा होगी, तो दिस इज़ हार्ट पेन, दिस इज़ कार्डियक पेन। स्टमक की पेन का चलने फिरने से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है? तो एक ये वजह होती है। फिर फूड इनटेक के साथ ताल्लुक होता है। गैस्ट्राइटिस की पेन आमतौर पर फूड आपने इनटेक कहेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। हार्ट अटैक की पेन आमतौर पर उसका फूड इनटेक से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं होता, इनडायरेक्टली हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ, 30 साल की उम्र से ज़्यादा, क्योंकि सबसे हाई रिस्क पॉपुलेशन 30 साल के बाद है, और ख़ासतौर पर मेल्स और स्मोकर्स। लेकिन फीमेल्स में भी अगर किसी पेशेंट के सडन ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन है या एपिगैस्ट्रिक पेन है या स्टमक पेन लग रही है आपको, फिर भी आप उसकी ईसीजी लाजमी करवाएं। अच्छा जी, एंटी पेरिस्टालसिस की वजह से एसिड को कितना इफेक्ट कर सकता है? देखिए, एंटी पेरिस्टालसिस जब हमारी फूड आगे नहीं जाती तो
उसको वापस जो है पेरिस्टालसिस कहते हैं हमारे इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स जो फूड को आगे लेके जाती हैं, ठीक है। एंटी पेरिस्टालसिस कि जब किसी भी वजह से फूड आगे ना जा सके तो फूड को बाहर निकालने के लिए जो मैकेनिज्म होता है उसे एंटी पेरिस्टालसिस कहते हैं। एंटी पेरिस्टालसिस एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, ये अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर कोई फूड अगर आगे नहीं जा रही और वो एक जगह पे पड़ी रहेगी तो वहाँ पे इन्फेक्शंस हो जाएंगे, तो उसको बाहर निकालने के लिए, या कोई हार्मफुल सब्सटेंस आपने ले लिया तो उसको निकालने के लिए अल्लाह ताला ने ये वॉमिटिंग का सिस्टम रखा है जिसको एंटी पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो ये एंटी पेरिस्टालसिस की वजह से एसिड थ्रोट को कितना इफेक्ट कर सकता है। तो एंटी पेरिस्टालसिस जब भी हो, फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग आई है आपको, तो जारी बात है वॉमिटिंग की वजह से आपका थ्रोट जो है वो हो सकता है, उसमें फ्रेंजाइटिस वगैरह हो सकता है। लेकिन अगेन वो बात है कि रेगुलर अगर हो तो और बात है, एक दफ़ा में अगर एसिड आपका स्टमक एसिड बाहर आ जाए या वॉमिट आ जाए तो एक दफ़ा से कभी भी कोई ऐसी खास इंजरी नहीं होती। रेगुलर अगर आता रहे तो वो हमारे लिए एक परेशानी की बात होती है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल में मिस हो गए मेरे से, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितनी मैं कर सकूं। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, ख़ासतौर पे जो सोसाइटी है इसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा फेसबुक जो है वो यहाँ पे शेयर हुआ है, अगर मज़ीद आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो मुझे मैसेज कर दे या इस सोसाइटी के थ्रू मेरे तक क्वेश्चन आ जाएँ तो मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, मेरे लिए जितना भी पॉसिबल हुआ। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आप लोगों के घर वालों को, आप सबको सेहतमंद रखे और हर तरह की डिजीज़ से बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।